गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिएक्ट। पूरी की पूरी रिएक्ट हम सीखने वाले हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, लाइक बेसिक जावास्क्रिप्ट एंड सम डॉम मैनिपुलेशन, तो आप सीख सकते हो रिएक्ट को। तो वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड मी कि भाई जावास्क्रिप्ट सीख लिया मैंने, तो रिएक्ट कहाँ से सीखूँ। तो मैंने उससे कुछ यूट्यूब्स के लिंक्स वगैरह शेयर करे। बट आई थॉट कि अगर मैं खुद कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो क्यों ना मैं रिएक्ट के ऊपर एक कोर्स बना दूँ। तो मुझे एक लिंक मिली यहाँ पे, लर्न रिएक्ट और हैंडबुक फॉर बिगिनर्स। इसमें ये सारे कंसेप्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में रिक्वायरमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, रिएक्ट क्या होता है, जेएसएक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के लिए है कि मैं ये समझ सकूँ कि मुझे किस चीज़ के ऊपर आपको बात करनी है और क्या चीज़ आपको सिखानी है। कहीं मैं रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। वो चीज़ के लिए मैंने ये रेफरेंस लिया है। ओके, तो सबसे पहले भी रिक्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट सिंपल सी है कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स वगैरह, फंक्शंस वगैरह, इफ़ कंडीशंस, थोड़ी बहुत डॉम मैनिपुलेशन जो होती है कि बटन पे क्लिक कराना, इवेंट वगैरह हैंडलिंग करना, ये सब अगर आपको जावास्क्रिप्ट में आती है तो आप सीख सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती है तो आप प्लीज़ जावास्क्रिप्ट बेसिक सीख लो, फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू करना। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिएक्ट इतना पॉपुलर क्यों है, तो रिएक्ट जो बेसिकली वो क्या करता है, अगर आपने डॉम पे काम किया होगा तो अगर आप कुछ भी एलिमेंट बनाते हो, फॉर एग्जांपल एक पी टैग के अंदर आप कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहे हो डायनेमिकली, या उसके ऊपर कुछ इवेंट ऐड कर रहे हो, इनपुट में कुछ इवेंट ऐड कर रहे हो, बटन क्लिक करवा रहे हो, उन सब के लिए यू हैव टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट सम सेलेक्टर, जिसकी हेल्प से आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे एंड उसके अंदर आप इवेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ऐड इवेंट फंक्शन की हेल्प से या फिर ऑन क्लिक फंक्शन की हेल्प से। तो रिएक्ट में क्या है बेसिकली, ये सब चीज़ को ना वो आपसे मिनिमाइज़ कर देता है। तो आप सिंपल सी कोड लिखते हो रिएक्ट में, कुछ पैटर्न है रिएक्ट के, जो एक नॉर्मल सा मिनिमलिस्टिक कोड है, जिसकी हेल्प से आप कोड लिखते हो और रिएक्ट अपने एंड पे उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू वही जावास्क्रिप्ट जो आप वेनिला जावास्क्रिप्ट में लिखते हो। तो वेनिला जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक चीज़ है कि जो आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के कोड लिखते हो वो है वेनिला जावास्क्रिप्ट, और रिएक्ट में आप जेएसएक्स यूज़ करते हो। तो इसमें बेसिकली ये है कि ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, जैसे कि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। नाउ, बहुत हो चुकी बातचीत, अभी हम बढ़ते हैं कि हमारा सेटअप कैसे होना चाहिए। तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, जो ओबियसली आपके पास है तभी आप ये वीडियो वॉच कर रहे होगे। देन यू शुड हैव अ ब्राउज़र, जो भी आपके पास है तभी आप यूट्यूब पे देख रहे होगे। एंड देन यू नीड अ कोड एडिटर और नोड जेएस। सबसे पहले भी हम क्या करेंगे, सिंपली हम जाएंगे वेबसाइट पे, सर्च करेंगे नोड जेएस, और जब आप नोड सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके पास पहला लिंक आ जाएगा, जहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके यू कैन डाउनलोड बाय योर चॉइस। जैसे यहाँ पे मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ अभी, विंडोज़ यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं मैकओएस यूज़ करता तो मैकओएस सेलेक्ट कर देता यहाँ पे, और फिर मैं डाउनलोड कर लेता नोड को। इसके बाद आप इंस्टॉल कर लोगे इजी स्टेप के साथ, एंड देन आपके पास नोड जो है बेसिकली वो अवेलेबल रहेगा। अगर आपने नोड इंस्टॉल कर लिया तो यू हैव टू इंस्टॉल अ कोड एडिटर। ये सिंपली आप यूज़ कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि काफ़ी प्रेफरेबल है कि कोड अच्छा करता है, हिंट वगैरह। तो सिंपली यहाँ भी आप सर्च करोगे विजुअल स्टूडियो कोड, जाओगे डाउनलोड के लिंक पे, एंड यू कैन डाउनलोड दैट फॉर योर पर्टिकुलर ओएस लाइक विंडो या फिर लिनक्स या फिर मैक। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद व्हाट वील डू, हम सिंपली अब क्या करेंगे, मैं एक सिंपल सा टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विंडोज़ टर्मिनल या CMD, जो भी आपके पास है। हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारे पास नोड है कि नहीं। आप सिंपली कमांड रन कर सकते हो नोड। अगर नोड होगा तो आपके पास कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा। ये नोड कैसे आता है, तो जब भी आप इंस्टॉल करोगे नोड को, अगर आप विंडोज़ पे हो तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन में एक चेक बॉक्स होता है कि ऐड टू पाथ, जो को आपको टिक करना है, एंड देन वो आपके पाथ में ऐड हो जाएगा। सिंपली मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। और हमें क्या करना है, मैंने चेक कर लिया कि नोड हमारा इंस्टॉल है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड भी है। इफ़ यू वांट टू सी, देख सकते हैं मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम बैक चलते हैं अपने कंटेंट में कि हमें क्या सीखना है। तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर लिया, कंप्यूटर सेटअप कर लिया। नाउ व्हाट विल डू, हम क्रिएट करेंगे एक रिएक्ट प्रोजेक्ट। इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं वीट। ये बेसिकली एक बिल्ड टूल है, जिसकी हेल्प से आप एक नया रिएक्ट की प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। अभी तक जो आप काम करते होगे वो सिंपली आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाते होगे, HTML की फ़ाइल में जाके आप जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट का पाथ देते होगे, उसकी हेल्प से आपका कोड एग्जीक्यूट होता होगा। बट अब हम वैसे एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्ट का खुद एक पैटर्न है कि किस तरह से फाइल रखनी है, नहीं रखनी है। सिंपली वाइट क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है रिएक्ट का एक टेम्पलेट, एक बेसिक स्टार्टर प्रोजेक्ट, जिसमें आप अपना कोड लिख सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे अच्छे डेवलपर, मेरे से अच्छे डेवलपर्स जो काम करते हैं डेवलपर के लिए, बेसिकली डेवलपर को हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने वाइट बनाया है, जिसकी हेल्प से आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो रिएक्ट को, विदाउट वरिंग अबाउट कि कैसे वो कोड काम करता है। सिंपली अगर मैं इस कोड को कॉपी करूँगा, तो अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे NPM क्या है।
जब भी आप नोड को इंस्टॉल करते हो, अगर आपने नोड इंस्टॉल किया है तो नोड के साथ साथ npm भी पैक होके आता है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको npm, तो यू विल सी npm करके कुछ तो हो रहा है जो रन हो रहा है, तो npm यहाँ पे साथ में इंस्टॉल है। एंड सिंपली मैं यहाँ पे वो कॉपी किए हुए कमांड को रन करता हूँ, जो कि बेसिकली कह रहा है कि npm को, जो नोड पैकेट मैनेजर है, कि क्रिएट करो एक वाइट एप्लीकेशन। इसका नाम ये रखा है माई रिएक्ट ऐप, या फिर मैं सिंपली से कह सकता हूँ लर्न रिएक्ट, समथिंग लाइक दिस, लर्न रिएक्ट। एंड टेम्पलेट फ्लैग में इसने रिएक्ट को सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप अपने एप्लीकेशन में। अब ये कुछ ऑप्शन पूछ रहा है कि किस फ्रेमवर्क पे काम करना है। हम सिंपली यहाँ पे रिएक्ट को यूज़ करने वाले थे, तो हमने रिएक्ट चूज़ किया, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे हम। यू कैन सी हियर क्या कह रहा है कि डन। नाउ रन, क्या रन करना है, cd कमांड, ये आपको अपने जो प्रोजेक्ट बनाई है उसके अंदर जाओ एंड फिर एक कमांड रन करो npm इंस्टॉल। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cd करते हैं और जाते हैं लर्न रिएक्ट में, और उसके बाद यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। मैं कहता हूँ कि कोड को ओपन करो विथ दिस करंट डायरेक्टरी। सो स्पेस देके आप डॉट लगाओगे तो करंट डायरेक्टरी यहाँ पे आ जाएगा। एंड मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे आपने रिएक्ट का वो कमांड सिर्फ रन किया है, जो एक बेसिक सा कमांड था npm क्रिएट वाइट ऐप करके। इसमें उसने आपको ये सब स्टार्टिंग प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली यूज़ में आएगा आपके प्रोजेक्ट बनाने में, वो सब उसने खुद दे दिया कोड। तो उसने कोड को एक तरीके से टेम्पलेट बना रखा है, जिस टेम्पलेट की हेल्प से आपका ये कोड जनरेट हुआ है। अब इसके अंदर आपके कोड्स अवेलेबल हैं, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो कि टू क्रिएट योर ओन एप्लीकेशन। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फाइल्स हैं, जैसे पब्लिक फोल्डर, जिसके अंदर आपके पास svg फाइल है। मैं एक्सप्लेन करूँगा पब्लिक फोल्डर क्या है धीरे धीरे। तो सबसे मेन काम है हमारा वो होने वाला है सोर्स फोल्डर के अंदर, जिसमें हमारा मेन कोड आएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक फ़ाइल है जिसका नाम है app.jsx, कुछ फाइल है जिसका नाम है css फाइल। तो css के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे, तो वही css फाइल है बेसिकली, जहाँ पे आप क्लास या फिर आईडी वगैरह को टारगेट करके स्टाइलिंग करोगे। एंड सेम यहाँ पे एक दूसरा है index.css फाइल, एक है main.jsx फाइल। ये सभी फाइल क्या करती हैं, क्या काम है इनका, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। और कुछ फाइल है यहाँ पे ESLint वगैरह। एक मेन फाइल है HTML फाइल, जिसके बारे में आपको पता होगा कि HTML फाइल क्या करती है, जो बेसिकली आपकी वेबसाइट का एक तरह से कोर चीज़ है। बिना HTML के आप किसी भी वेबसाइट को नहीं बना सकते, वो मेन है। साथ में यहाँ पे एक फ़ाइल है package.json फाइल, और कुछ रेडमी फाइल जो गिटहब के लिए है, और साथ में एक है वाइट कॉन्फ़िगरेशन, जो बेसिकली वाइट प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसके बारे में हमें वरी नहीं होना है। हाँ, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पैकेज.json फाइल के बारे में। तो ये क्या होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो विद द हेल्प ऑफ npm, या फिर जो भी नोड का पैकेज मैनेजर है उसकी हेल्प से, तो आपके पास एक मेन फाइल होता है पैकेज.json फाइल। इस फाइल के अंदर आपके एप्लीकेशन का नाम, और उसकी जो प्राइवेट है कि या फिर वो पब्लिक है, वो साथ में एक वर्जन होता है, मतलब कि किस वर्जन के लिए आप काम कर रहे हो। तभी बेसिकली आपकी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होती है तो वो 0 वर्जन में होता है, फिर वर्जन को अपडेट करते हो। जैसे कि आप सुनते होगे कि किसी ऐप का, जैसे व्हाट्सएप हो गया या फिर कोई भी फेसबुक हो गया, अपडेट आया है। बेसिकली अपडेट मतलब यही होता है कि वो एक नेक्स्ट वर्जन में मूव कर जाता है, तो इसका वर्जन है। अब एक टाइप दिया हुआ है मॉड्यूल। एंड जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे वो होती है स्क्रिप्ट्स एंड डिपेंडेंसीज। तो स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डेव स्क्रिप्ट है, बिल्ड स्क्रिप्ट है, लिंट है, प्रीव्यू है। सब चीज़ें क्या है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। सिर्फ आपको मैं वॉक थ्रू करा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके पास आई है। डिपेंडेंसी आई है हमारे पास, डेव डिपेंडेंसीज आई है। तो डिपेंडेंसी बेसिकली वो चीज़ है जो आपको इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए ज़रूरत है। जैसे कि एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रिएक्ट नाम की एक लाइब्रेरी है, जो एक पैकेज है, वो आपकी डिपेंडेंसी में होनी चाहिए। साथ में रिएक्ट डॉम पैकेजेस है, तो ये सभी पैकेजेस में ज़रूरत पड़ती है बिल्डिंग में। साथ में हमारे पास कुछ डेव डिपेंडेंसीज है जो डेवलपमेंट के लिए हेल्प आती है, वो है डेव डिपेंडेंसीज ना। बहुत बातचीत हो चुकी है, अभी हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने से पहले हमें क्या बोला था उसने कि npm को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये जो अब npm इंस्टॉल है बेसिकली वो क्या करेगा, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है ये पैकेट जो जेसन फाइल में, उन सभी डिपेंडेंसीज़ को, चाहे वो डिपेंडेंसी हो या फिर डेव डिपेंडेंसी हो, उसको इंस्टॉल करेगा। अब हम करते हैं npm इंस्टॉल, एंड इसके साथ ही क्या करेगा, ये सभी डिपेंडेंसी को इंटरनेट से उठाएगा और यहाँ पे आपके पास एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बना देगा। और यू कैन सी ईयर कि यहाँ पे 279 पैकेज ऐड हो चुके हैं, और कुछ ऑडिट वगैरह करने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज़ फाइन, अभी हम उससे देंगे। तो हम सिंपली अब फोकस करेंगे कि अपने इस प्रोजेक्ट को रन करने के कैसे रन करेंगे। जब भी आप किसी जावास्क्रिप्ट के बेस जो बेसिकली प्रोजेक्ट होती है जो नोड पे, इसके अंदर आपके पास एक फ़ाइल होगा पैकेज और जेसन फाइल,
इसमें अगर आप स्क्रिप्ट देखोगे तो उसमें आपके पास कुछ इस तरह से कमांड होंगे, लाइक डेव कमांड या फिर कुछ स्टार्ट करके कमांड होगा। इन सब कमांड को आप यूज़ कर सकते हो टू स्पिन अप योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे डेव कमांड अवेलेबल है, तो हम इसको रन करने वाले हैं। फॉर दैट व्हाट वी विल डू, हम सिंपली करेंगे npm रन। npm क्या है, एक्सप्लेन किया है कि नोट के साथ आया था, वो npm है। रन की हेल्प से हम रन कर सकते हैं किसी भी कमांड को, तो यहाँ पे कोई भी कमांड आ सकता है। तो जो हमारे इस प्रोजेक्ट में कमांड है वो डेव है, तो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ, सपोज करो कि डेव 123। फिर मैंने वो किया ना, वी विल सी ईयर कि मिसिंग स्क्रिप्ट डेव 123। ऐसा कह रहा है क्योंकि इसके अंदर 123 करके कुछ है ही नहीं, जो इस स्क्रिप्ट के अंदर होगा उसी को हम सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा npm रन डेव। इस बार ये चल पड़ेगा क्योंकि डेव का ये कमांड है। तो डेव बेसिकली वाइट को कॉल करता है, और वाइट की हेल्प से आपका जो प्रोजेक्ट है स्पिन अप हो चुका है, जिसको कि आप अपने ब्राउज़र में खोल सकते हो। मैंने इसे अपने ब्राउज़र में ओपन किया, एंड यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट रिएक्ट की हेल्प से कि वाइट ने अपने एंड से जनरेट किया था, उसका ये पेज है। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं पहले कि HTML फाइल यहाँ पे एक है, वो क्या है। बेसिकली HTML फाइल सिंपली क्या करता है, आपकी प्रोजेक्ट का एक बेस लाइन तैयार करता है कि आपकी प्रोजेक्ट का जो बेसिकली कोड कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे एक मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है जो बेसिकली सोर्स से आ रही है, ये फाइल का है। तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से HTML में इस स्क्रिप्ट को कमेंट कर दूँ, जैसा कि आप पहले HTML का कोड लिखते हुए जावास्क्रिप्ट से आते हो, आप क्या करते थे, स्क्रिप्ट को आप सिंपली मैप करते थे आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल के पाथ से। तो अगर सपोज करके मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो यू विल सी हियर कि यहाँ पर प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो यहीं से हो रहा है कि ये स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, लोड कर रहा है किसको, इस फाइल को, और इस फाइल के अंदर हमारा जो बेसिकली पूरा पूरा प्रोजेक्ट है वो मैप है। इसमें हम कुछ यूज़ कर रहे हैं, जैसे देख सकते हो रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट करके, जो बेसिकली क्रिएट कर रहा है एक रूट रिएक्ट डॉम के अंदर जो लाइब्रेरी है। एंड देन यहाँ पे हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय रूट। तो सिंपली यहाँ पे जो हमने दिया है आईडी रूट, उसको ये गेट कर रहा है। देन व्हाट इट इज़ डूइंग कि उसके अंदर सिंपली रेंडर कर दो किसको, जो भी हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल है। तो जो हमारा ऐप फाइल है वो बेसिकली वो कोड जनरेट कर रहा है, जो कोड आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ कि वाइट प्लस रिएक्ट, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो यू विल सी हियर इंस्टेंटली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो बेसिकली मेन डॉट जेएसएक्स फाइल में जो यहाँ पे रेंडर हो रहा है वो ऐप को रेंडर कर रहा है, दैट इज रेंडरिंग योर इंटायर एप्लीकेशन। अब जो भी हमारा कोड होगा बेसिकली वो ऐप जेएसएक्स फाइल के अंदर से ही पूरा का पूरा स्पिन अप होगा। तो इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, जैसे मैं आपको पेंट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली चीज़ें क्या हैं, सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि आपके पास एक मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है यहाँ पे, मेन डॉट जेएसएक्स फाइल जो क्या करता है, सिंपली यहाँ पे जो आपका HTML फाइल है इसके अंदर से एक टैग जो है इन्वर्ट रूट है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करता है। एंड देन आपके अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन है, इस ऐप के अंदर बेसिकली आपका जो पूरा का पूरा कोड होगा, यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे उसको, यहाँ पे आपके पास हेडर का कोड है, यहाँ पे आपके पास मेन कंटेंट है, और यहाँ फुटर। जो भी आपका एप्लीकेशन है वो बेसिकली ये ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल से रेंडर होता है। कंसेप्ट क्या है कि जो आपका मेन जो जेएसएक्स फाइल है वो क्या करता है, इस पूरे पूरे कंपोनेंट को उठाता है, इसको क्या करता है HTML के रूट में रेंडर करवा देता है, किसकी हेल्प से, ये जो काम करता है पूरा का पूरा वो यूज़ करता है रिएक्ट डॉम को। यहाँ पे जो हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो आपने देखा होगा डिपेंडेंसी के अंदर अवेलेबल था, दैट इज़ रिएक्ट डॉम। तो रिएक्ट डॉम की हेल्प से क्या करता है, ये आपका जो पूरा पूरा एप्लीकेशन है वो रेंडर करवाता है पर्टिकुलर टैग के अंदर। वही चीज़ अगर आप टेस्ट करोगे, यहाँ पे सपोज करो कि मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML फाइल के अंदर से रूट को रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे रूट्स कर देता हूँ, फिर भी हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रेंडर नहीं हुआ, क्योंकि जो रूट है उसके अंदर इसे अपेंड करना था ना कि रूट्स के अंदर। सेम चीज़ यहाँ पे रूट करेंगे तो फिर ये चल पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे सीख जाओगे अपने एंड पे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नाउ इन सब को हटाते हैं और हम सिंपली फोकस करते हैं हमारा जो मेन फाइल है, इस ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल, जिसके अंदर हम कुछ कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेट वगैरह है, इसको कुछ ज़रूरत नहीं है समझने की, एक्सप्लेन करूँगा बाद में, उसको रिमूव कर देते हैं।
यहाँ पे अभी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फॉर टाइमिंग, और सिर्फ हम यहाँ से H1 टैग को रेंडर करते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा इंपोर्ट है यूजलेस उसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो इस तरीके से हमारे एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड अभी रेंडर हो रहा है ना। चैप्टर 2 है हमारा हाउ टू क्रिएट रिएक्ट कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। कंपोनेंट क्या है, इसको समझने के लिए सिंपली अभी चलते हैं नोड जेएस के इस डॉक्स वाले पेज में चल जाते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि कंपोनेंट को समझना काफ़ी आसान है, कि आप कह सकते हो कि जो भी आपके सब यूनिट हैं लाइक यूआई, जो आपका पूरा पूरा डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिज़ाइन में क्या है, एक लेफ्ट साइड बार है, एक मेन कंटेंट है, इस मेन कंटेंट के अंदर एक हेडिंग है, फिर यहाँ पे कुछ लिंक है। आपके पास जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो आप डिज़ाइन करोगे उसके जितने भी सब पार्ट हो सकते हैं जो रीयूजेबल है, मतलब कि अगर आप देखोगे ये लिंक, जो भी लिंक का स्टाइल यहाँ पे है वही लिंक का स्टाइल यहाँ भी है। अगर ये बेसिकली को डिज़ाइन करने मिले, आप इसको क्या कर सकते हो, एक कंपोनेंट बना सकते हो। मतलब इसकी डिज़ाइन की जो भी CSS फाइल्स हैं उनको एक जगह रख के और इस कंपोनेंट को बार बार कॉल कर सकते हैं जहाँ भी आपको इसकी नीड पड़ेगी। जिस तरह से हम फंक्शंस बनाते हैं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट बेसिक सीखा होगा, वहाँ पे क्या था कि आप पर्टिकुलर कुछ कोड जो था, जैसे मान लो ऐड करने का लॉजिक या फिर कैलकुलेट करने का लॉजिक, उस लॉजिक को आप एक फंक्शन में ऐड करते थे और उसे आप जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे कॉल करते थे। वही चीज़ है यूआई के लेवल पे, अगर हम बात करें तो हम कंपोनेंट कह देते हैं। अगर आप उसे हम कोडिंग में बात करें, सिंपल कोडिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसे हम फंक्शंस कह देते हैं। तो अगर ये साइड बार करके हमारे पास एक यूआई है जो मल्टीपल पेज में यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक पेज है एपीआई करके, फिर एक पेज है अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, तो बोथ पेज आर डिफरेंट। सब देख सकते हैं यूआई इसमें यूआरएल डिफरेंट है। अगर मैं टेस्टिंग में जाऊँ फिर से यहाँ पे कंटेंट डिफरेंट है, बट जो लेफ्ट पार्ट है ना वो हमेशा सेम रहता है। ये हेडर है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसी को हम कह सकते हैं कंपोनेंट। तो आप इसी तरह से सोच पाओगे कि आपके पास जैसे यहाँ भी अगर आप देखोगे, दिस कुड बी अ कंपोनेंट, दिस हेडर इज कुड बी अ कंपोनेंट। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कंपोनेंट को किस लेवल तक तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। अगर हम इसमें अंदर हेडर में बात करें, यहाँ पे सर्च, फिर यहाँ पे बटन करके एक कंपोनेंट हो सकता है जो पूरी पूरी प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है। जितना उसे आप चाहो तोड़ सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो फिर भी फाइन है कि आप पूरी की पूरी कोड को एक फाइल में लिख दो बिना किसी कंपोनेंट क्रिएशन के, वो भी चलेगा। बट रिएक्ट में रिकमेंडेड है कि आप कंपोनेंट को डिवाइड करो। अगर कुछ चीज़ें रीयूज़ हो रही है उसकी लॉजिक को सिर्फ एक बार लिखना है और मल्टीपल टाइम पे यूज़ करने। इतनी बकवास करने के बाद हम मूव करते हैं कि कंपोनेंट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कोड के अंदर, एंड यहाँ पे सोर्स के अंदर सिंपली हम क्रिएट कर लेंगे कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर, जिसके अंदर आपको एक फ़ाइल बनानी है। सपोज़ करते हैं बटन से शुरू करते हैं, बटन डॉट JSX फाइल। और ये डॉट JSX फाइल क्या है इसके बारे में आप अभी वरी मत हो, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे जैसे हमारे पास कंटेंट में वो चीज़ आएगा तभी। सिंपली अभी हम समझते हैं कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। जब भी आप कंपोनेंट बनाओगे सिंपली यू हैव टू इम्पोर्ट रिएक्ट। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट रिएक्ट, कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट, जो कि रिएक्ट बेसिकली रिएक्ट पैकेज है जो आपके पैकेज डॉजेसन फाइल के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे इस पैकेज के अंदर एक चीज़ है जो रिएक्ट नाम का है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा होगा जिसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं ना। अगर हमने इसे इंपोर्ट कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक फंक्शन। तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे और बनाएंगे बटन। तो फंक्शन को हमने एक नाम दे दिया दैट इज़ बटन, और फिर हमने यहाँ से रिटर्न किया कुछ कोड। वही जो ये कोड है इसको आप समझ सकते हो बेसिकली एक HTML कोड है और कुछ भी नहीं। सिंपल सी समझो जैसे आप HTML कोड है जिसमें हमने पास किया क्लिक मी नाम, और उसके बाद हमने यहाँ से बना के से हम सेव कर दिया ना। अगर मैं चाहूँ इस बटन को यूज़ करना किसी और पेज के अंदर तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ टू यूज़ दैट बटन, क्योंकि हम हमारा कंपोनेंट का बेसिकली कंपोनेंट का बेसिक सा काम क्या था कि वो कंपोनेंट को बना के हम मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं उससे डिफाइंड किया हूँ तो क्या मैं इससे यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो अभी तो दिखा नहीं रहा है कैसे यूज़ करना है। लेट मी राइट इट। तो बटन मैंने यहाँ पे कर दिया है। और जब भी कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए यहाँ पर जैसे ओवर करता हूँ, बटन इज़ नॉट डिफाइंड, मुझे उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपली क्या करेंगे, इंपोर्ट बटन, कहाँ से, फ्रॉम कंपोनेंट्स डॉट बटन। तो बेसिकली यहाँ पे पास दिया हमने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करता हूँ डॉट, कहाँ पे जाना है कंपोनेंट्स में, उसके बाद कहाँ जाना है बटन के अंदर, और सेव कर दिया। ये करने के बाद अगर अपने ब्राउज़र में जाओगे तो यहाँ पे एक एरर आनी चाहिए आपके पास। लेट मी शो यू, रिफ्रेश करते हैं, इट शुड गिव एरर। कंसोल में आ रहा हूँ, क्या कह रहा है कि डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे एक चीज़ बता रही है, जो भी आपने पाथ दिया इंपोर्ट, जहाँ से इंपोर्ट करना है वहाँ से आप कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो।
तो चलिए हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली कोड में जाएंगे। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपोनेंट बनाने के रूल क्या है। जैसे कि मैंने क्या किया, सिंपली ऊपर में क्या किया, इंपोर्ट किया रिएक्ट को। सो इंपोर्ट रिएक्ट, वो सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। सो फंक्शन बनाया विथ फंक्शन नेम, और फिर क्या किया मैंने, और रिटर्न किया बटन टैग को। इतना काम हमने किया कंपोनेंट बनाने के लिए। ये सब करने के बाद एक चीज़ और करनी पड़ती है, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बटन को। वो हमने नहीं किया, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे इसको, बटन को। तो अगर यहाँ पे हम एक चीज़ को एक्सपोर्ट करें, सिंपली एक बटन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उससे हम एक ऑब्जेक्ट देकर एक्सपोर्ट करेंगे ताकि इसे हम यूज़ कर सकें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि लेटेस्ट जो रिएक्ट की लाइब्रेरी आई है 17-18 जो भी है, उसमें आपको रिएक्ट की इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज़ नॉट नो मोर नेसेसरी। आप सिंपली एक डॉट जेएसएक्स फाइल बनाओ, इसमें आप एक फंक्शन का नाम दो, जिसमें आप फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करो, फंक्शन का नाम दो, और सिंपली आप HTML कोड को रिटर्न कर दो। इसके बाद आपका फंक्शन रेडी है यूज़ करने के लिए। बट अभी भी ये यहाँ पे एरर दे रहा होगा, अगर आप देखोगे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को, जब किसी कंपोनेंट से आप किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। पहला ऑप्शन है कि आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करो, या फिर नेम्ड एक्सपोर्ट करो। तो यहाँ पे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको एक्सप्लिसिटली करके आपको ऑब्जेक्ट के अंदर से गेट कर, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब जाके आपके पास यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक मिल रहा है हिंट बटन को इंपोर्ट करने का। ये करने के बाद देखोगे आप, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे बटन आ चुका है, और यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है। ये एक तरीका है। या फिर जो मैं आपको एक्सप्लेन किया कि आप उसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। इस एक्सपोर्ट की जगह पे आप सिंपली इसे यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सपोर्ट दिस फंक्शन। जो फंक्शन नहीं है, बेसिकली एक कंपोनेंट है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो अभी देख सकते हो आप, स्टिल इट इज़ अवेलेबल। तो एक एक्सपोर्ट ये था कि नेम एक्सपोर्ट करो, या फिर आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो कब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है, अगर किसी कंपोनेंट फाइल के अंदर से सिर्फ आप एक ही कंपोनेंट को रिटर्न कर रहे हो या फिर डिफाइन कर रहे हो, तो उसको आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जब आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इस तरह से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप हिंट भी यहाँ से ले सकते हो। अगर मैं हिंट लूँगा, यू कैन सी हियर इंपोर्ट बटन, जो कि डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं, ना कि ऑब्जेक्ट करके, यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं इस फाइल से, और फिर सेव करेंगे तो यहाँ पे अभी ये चल पड़ेगा। बट अगर हम इसे डायरेक्टली इंपोर्ट ना करें और इस तरह से इंपोर्ट करें तो क्या होगा, फिर से वही एरर आएगी कि बटन जो है बेसिकली वो एक्सपोर्टेड नहीं है, वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा उसे, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो उसे डिफ़ॉल्ट के तरीके से इंपोर्ट हम करेंगे। तो ये था सिंपल सा कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। कंपोनेंट को इंपोर्ट करना ज़रूरी है, और उस कंपोनेंट को आप जब इंपोर्ट करते हो यहाँ से, सॉरी एक्सपोर्ट करते हो यहाँ से, तो आप इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, देन यू कैन यूज़ दैट। अब यहाँ पे हम चाहे तो इस बटन को जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ये बटन यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। यू कैन सी हियर, क्लिक में क्लिक में क्लिक में, जितनी बार मैंने इसे कॉल किया उतनी बार यहाँ पे रेंडर हो चुका है। ये है बेसिकली रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्रिएट करने का एक बेनिफिट ना। मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक। तो सिंपली जब हमने एक कंपोनेंट बना दिया, जैसे हमने रेंडर भी कर दिया, तो अब हम देखते हैं कि कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई कमेंट ऐड करना है, तो बेसिकली आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि मैंने ये सब कमेंट ही ऐड किया है। तो कमेंट ऐड करने के लिए सिंपली यू हैव टू डू दिस, आप डबल स्लैश यूज़ कर दो, एंड देन यू कैन राइट एनीथिंग। तो बेसिकली कमेंट है। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करने हैं तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, आप एक करली ब्रेसेस यूज़ करोगे यहाँ पे, एंड देन स्लैश और स्टार यूज़ करोगे, और उसके बाद कुछ भी लिख दो यहाँ पे, लाइन 1, फिर लाइन 2, एंड देन क्लोज करने के लिए सिंपली स्टार एंड देन स्लैश। इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट भी ऐड कर सकते हो। ये कमेंट के बारे में समझ गए ना। हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट है, हाउ टू कंपोज मल्टीपल कंपोनेंट एज वन। तो कंपोज करने का मतलब बेसिकली ये है कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंपोनेंट को यूज़ करके कुछ यूआई डिज़ाइन करो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ कुछ कंपोनेंट, आप चाहो तो एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसी के अंदर बना रहा हूँ ताकि समझाना ईजी रहे।
बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि आप इसे सेपरेट भी कर सकते हो इफ़ नीडेड। तो सिंपली यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन, इसमें नाम देते हैं हम हेडर करके कंपोनेंट, और उसके अंदर से हम रिटर्न कर देते हैं हेडर। ठीक है, उसके बाद बनाते हैं हम एक कंपोनेंट जिसका नाम है फुटर, जिसमें से हम रिटर्न कर रहे हैं फुटर हेडर, जो भी हमारा H1 टैग है उसकी हेल्प से। नाउ हमारे पास आ जाएगा फंक्शन मेन पेज, और सिंपली यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं मेन पेज। तो यहाँ पे आप चाहो तो यू कैन ऐड अ हेडर ऑन टॉप ऑफ योर पेज, you can add a footer below to your page, and if you want you can add your main content if you want। तो जो हमारा मेन पेज है वो यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, उसी मेन पेज के अंदर हम अपना सारा का सारा कोड लिखते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे चाहता हूँ कि हेलो को भी रिटर्न करना और इन सब बटन को भी रिटर्न करना। तो अगर मैंने यहाँ पे वो कोड लिख दिया और मैं ट्राई कर रहा हूँ सेव करने का, तो आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आएगी, बट इट इज़ सेइंग कि जब भी आप क्या करते हैं, एलिमेंट को आप रिटर्न करते हो तो आपको बेसिकली उसे रैप करना पड़ेगा एक इनक्लोजिंग टैग में। तो इनक्लोजिंग टैग का मतलब सिंपल सा ये बात है कि अगर आप मोर देन वन एलिमेंट को रेंडर कर रहे हो तो एक रिटर्न के अंदर मोर देन वन एलिमेंट नहीं आ सकते, एक ही एलिमेंट आ सकता है। एलिमेंट मतलब जैसे ये H1 है, एक एलिमेंट हो सकता है, बटन है बेसिकली एक कंपोनेंट है, बट इसे हम एलिमेंट समझ सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रिटर्न होगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो सिर्फ एक चीज़ ये हो सकता है कि डिव बना दो और उस डिव के अंदर आपका सारा का सारा कंटेंट आ जाए। यहाँ पे जो डिव है बेसिकली वो एक ही एलिमेंट है जो रेंडर हो रहा है, उसके चाइल्ड में आ सकते हैं मल्टीपल। जो पेरेंट है वो एक ही होना चाहिए। तो अगर आप कभी ये वाली एरर इनकाउंटर करते हो, विच वन, मैं सेव करता हूँ फिर से। अगर आप कभी भी ये वाली एरर देखते हो आपके पेज में आ रहा है, सिंपली आपको क्या करना है, या आपको रैप करना है इनटू वन पेरेंट, जो आपने यहाँ पे करना है। अगर मैं यहाँ पे डिव के अंदर रैप कर देता हूँ तो यहाँ पे चल पड़ेगा। जब मैं इसे एक बार इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, जब आपने इसे रैप किया तो यू विल सी कि इसके अंदर जैसे आपने रैप किया डिव को, तो डिव करके यहाँ पे एक एलिमेंट भी आ चुका है ब्राउज़र में। जो अगर आप नहीं चाहते हो तो रिएक्ट के पास एक और चीज़ है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा डिव ऐड करना, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फ्रेगमेंट। जो बेसिकली फ्रेगमेंट करके एक रिएक्ट ने अपने एंड से बनाया है, जो रिएक्ट से इम्पोर्ट हो रहा है एक एलिमेंट, इसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ पेरेंट जब भी आपको मल्टीपल चाइल्ड को रिटर्न करना है किसी कंपोनेंट से। इस तरह से आप देख सकते हो कंपोजिंग इसी को कहते हैं कि एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट या कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि ये मेन आ गया और यहाँ पे ये फोल्डर को उठा नहीं आएगा, इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो दिस इज़ योर हेडर, दिस इज़ योर मेन पेज एंड योर फुटर। सो दीज ऑल थ्री आर कंपोनेंट ओनली। इसमें हेडर में से हम हेडर H1 हेडर रिटर्न कर रहे हैं, फुटर से हम F1 फुटर रिटर्न कर रहे हैं, और मेन पेज से हम हेलो वर्ल्ड एंड साथ में कुछ बटन्स रिटर्न कर रहे हैं। तो यू कैन सी हियर हेडर आ चुका है, हेलो वर्ल्ड, फुटर एंड दीज बटन्स आर रेंडिंग ओवर हियर। इसे हम कहते हैं कंपोजिंग। ना अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट JSX। बेसिकली JSX एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रिएक्ट के अंदर है जो मैंने एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया, अब उससे हम सीखते हैं। तो जब भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है H1 टैग को या फिर div टैग को, वो हमें लग रहा है कि, या फिर आपको लग रहा होगा कि वो HTML टैग है, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली एक स्पेशल टेम्पलेट लैंग्वेज है जो कि JSX है। तो JSX बेसिकली क्या होता है, वो जावास्क्रिप्ट और HTML का जो है एक तरह से मिक्स कह सकते हो, मिक्सअप है। तो जब भी आप कोई H1 टैग बनाते हो तो वो इनडायरेक्टली क्या करता है, वो एक टैग को क्रिएट करता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कराता हूँ कि JSX ये कैसे डिफरेंट है HTML से। तो व्हाट इफ़ आई वांट, जो भी हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है उसको एक वेरिएबल में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई H1 करके यहाँ पे कर देता हूँ, और सिंपली उसमें क्या करता हूँ, मैं ये पूरी की पूरी H1 टैग को यहाँ भेज देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस HTML के कोड जो आपको लग रहा होगा उसको मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में सेंड कर दिया, और उस वेरिएबल से हम यहाँ पे रेंडर कर दे रहे हैं। अगर मैं इसे सेव करूँगा तो वो सेम चीज़ यहाँ पे फिर भी रेंडर कर रहा है। अगर मैं यहाँ से हेलो वर्ल्ड से हेलो वर्ल्ड जी कर देता हूँ, फिर वो चीज़ आ गया है। थोड़ा और से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स ऐड अ क्लास। इफ़ आई वांट टू ऐड अ क्लास, और मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ हाय। लिंटिंग में क्या कह रहा है कि ये प्रॉब्लम दे रहा है, अननोन प्रॉपर्टी क्लास फाउंड
यूज़ क्लास नेम इंस्टेड। क्यों? कि जो ये h1 टैग है वो बेसिकली क्लास नेम यूज़ करता है, ना कि क्लास। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिएक्ट के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ कीवर्ड है, कीवर्ड नाम की चीज़ होती है जो आपने सीखा होगा बेसिक जावास्क्रिप्ट में। तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो पहले से यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड ऑलरेडी यूज़ हुआ है और वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि बेसिकली इसका जो एट्रीब्यूट है वो चेंज कर दिया है क्लास नेम में। ना हम देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। तो देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ JSX यू कैन ऑल्सो एम्बेड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड एलिमेंट बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इफ़ आई वांट टू रेंडर इट एज अ जावास्क्रिप्ट, तो हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि 2+2, जो कि बेसिकली क्या है, एक एक्सप्रेशन है। जो कैसा एक्सप्रेशन है? जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो कि HTML में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये HTML नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के द्वारा HTML में कन्वर्ट होता है, बेसिकली बैबल या फिर अदर टूल की हेल्प से ट्रांसफाइल होकर कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। तो वो चीज़ की वजह से यहाँ पे इसे एक्सप्रेशन को भी कंपाइल करके कन्वर्ट कर देता है कोड में, ठीक है, HTML कोड में। अगर मैं यहाँ पे साथ में हेलो भी लिख दूँ तो वो भी हेलो भी आएगा और 2+2 4 भी आएगा। तो ये HTML नहीं, JSX है। इसी तरीके से और भी जो हमारे पास एट्रीब्यूट होंगे, जैसे कि स्टाइल करके होता है, उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं जो हम देखेंगे आगे चल के। तो पहले अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या करना है। तो दिस इज़ फाइन। नाउ हाउ टू रेंडर अ लिस्ट यूजिंग JSX, चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो अभी तक जो हम रेंडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो आप, बटन को हम रेंडर कर रहे हैं। इस 6 बार रेंडर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 6 बार बटन को लिखना पड़ रहा है। व्हाट इफ़ आई वांट कि ये बटन 6 बार रेंडर हो सिर्फ कुछ कोड की हेल्प से? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं। एरे बनाना क्या है, आसान है, जो आपने सीखा ही होगा जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे हमने एरे बनाया, इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है। इस एरे की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, दैट इज़ मैप फंक्शन। तो हम सिंपली करेंगे एरे डॉट मैप। जो मैप फंक्शन है बेसिकली वो एरे के ऊपर रन होता है, और उसमें हम सिंपली करेंगे क्या, मैप के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है। तो ये कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे कॉल राइट कर दे रहे हैं, और उस कॉल बैक फंक्शन में हमारे पास एक पैरामीटर आएगा जो बेसिकली ईच एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4 बारी बारी से आएगा, तो उससे हम कह सकते हैं और एलिमेंट कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। और उस एलिमेंट के बेस पे हम यहाँ पे कॉल करेंगे इसको, रिटर्न बटन। और यहाँ से एक चीज़ इसने ऐड करते हैं कि जो भी हम असाइन नहीं करते, वैसे रिमूव करके देखते हैं। सिंपली यहाँ से हम बटन को कॉल कर रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेड क्या है कि ये मैप करके जब भी ये मैप रन करता है तो क्या होता है, मैप फंक्शन रिटर्न करता है एक एरे। इनडायरेक्टली आपका एक यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, एक एरे बन जाएगा, जिसके अंदर सेम चीज़ जो हमने पहले की थी, जो हमने खुद से किया था, लाइक बटन एक बार ऐड किया, फिर दूसरी बार ऐड किया, फिर तीसरी बार ऐड किया, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, वो चीज़ वो एक एरे बन के यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यू कैन सी हियर कि बटन सारे यहाँ पे रेंडर हो चुके हैं। फाइन। तो एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि इस कॉल बैक फंक्शन से हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ा। अगर मैं चाहूँ तो इस रिटर्न को रिमूव भी कर सकता हूँ, बट अगर रिमूव करता हूँ और सेव करता हूँ, यू विल सी नथिंग इज रेंडरिंग, बिकॉज तो ये जैसे हमने करली ब्रेसेस ऐड कर दिया तो हमें एक्सपेक्ट करता है कि एक करली ब्रेसेस से कुछ रेंडर करना है। बट एरो फंक्शन जो हमने यहाँ पर ऐड किया है उसमें अगर हमें सिर्फ एक चीज़ रिटर्न करनी है तो हम करली ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हैं, एंड सिंपली कैन रैप विद दिस पेरेंथेसिस, और उसके बाद हमारा ये बटन रेंडर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, हमने यहाँ पे की क्यों यूज़ किया वो हम समझते हैं। तो यू विल सी सम वार्निंग कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो लिस्ट क्या है, बेसिकली ये एक लिस्ट ही है जो आपने मैप के ऊपर से रन किया, मतलब कि एक ही तरह के कंपोनेंट को आप बार बार इन सीक्वेंस अगर आप रेंडर करते हो तो उसे लिस्ट समझता है। ये 1 2 3 4 5 6 वो एक लिस्ट ही है। तो जब इस तरह के कंपोनेंट को रेंडर करते हो तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कराने के लिए, डिफ्रेंशिएट क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ में समझेंगे थोड़ा देर बाद। बट फॉर टाइमिंग इस वार्निंग को रिमूव करने के लिए, जो वार्निंग यहाँ पे आ रही है, हम सिंपली एक की ऐड करेंगे जो बेसिकली यूनिक होना चाहिए। तो हमारे पास एक यूनिक की क्या है, वो यही है एलिमेंट ही 1 2 3 4 5 जो यूनिक ही है। तो सिंपली की में ऐड कर देंगे ई एलियम, दैट इज नथिंग बट आवर एलिमेंट ऑफ दिस एरे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गायब हो चुकी है, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ठीक है ना। आप देख सकते हो इस तरह से रेंडर हो रहा है। ये सेम चीज़ है अगर हम इसे ऐसे करते तो
तो यहाँ पे अगर मैं कॉमा से सेपरेट कर देता हूँ और एक एरे को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो यू कैन सी हियर अगेन उस वही बटन्स यहाँ पर रेंडर हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, दैट इज़ एरे। इसको रिमूव करते हैं और सिंपली जो एक्स्ट्रा बटन्स थे एरे वाले वो यहाँ से रिमूव हो चुके होंगे। यू कैन सी हियर कि 5 यहाँ पे कॉल हो रहे हैं और 5 यहाँ पे। अभी भी अगर आप देखोगे इंस्पेक्ट में तो यू विल सी कि वो सेम चीज़ आ रही है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, बिकॉज जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इन अ सीक्वेंस किसी भी कंपोनेंट या फिर एलिमेंट को रेंडर करते हो और वो सेम एलिमेंट है तो उसको एक की हमें ऐड करना पड़ेगा, सेम या फिर डिफरेंट हो तो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं और हमने एरे सीख लिया, मतलब एरे पे मैप कैसे करके, मतलब एरे की मैप की हेल्प से कैसे रेंडर कर सकते हैं एक लिस्ट को, वो हमने सीख लिया। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। सेम चीज़ हमने यहाँ पे मैप यूज़ किया और उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। वो एक बेसिक सा एग्जांपल था बटन को रेंडर करना। अब यहाँ पे हम कुछ यूज़फुल डेटा को रेंडर करते हैं, इस यूज़र का नेम एंड ऑल, और सिंपली यहाँ पे एक अनदर लिस्ट बना रही है। तो सिंपली व्हाट विल डू, सेम कोड कॉपी करते हैं। यहाँ पे हो गया रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि हमने एक पी टैग किया, द करेंटली एक्टिव यूज़र लिस्ट, सिंपल से एक डिस्क्रिप्शन है। दैन यूजर्स एरे के ऊपर से हम मैप कर रहे हैं जो भी फंक्शन है उसको कॉल करके यूज़र का नेम और रोल यहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं स्क्रीन पे। देखते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, यानी कैन सी है जो भी जॉन है वो एक वेब डिज़ाइनर है, जेनी जो है वो टीम लीडर है। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट मैप को यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट में मैप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ना, बात करते हैं चैप्टर 4 प्रॉप्स एंड स्टेट्स। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ा आएगा वो आपको आएगा प्रॉप्स और स्टेट के बारे में। तो फाइन, अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये और भी यूज़फुल है, जिसकी हेल्प से आप रिएक्ट की एक्चुअल पावर को समझ पाओगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी कोड था रिवर्ट करते हैं एक बार, मज़ा आएगा फिर। तो सिंपली यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कोड को रिवर्ट करता हूँ एंड यू कैन सी हियर क्लिक में 5 बटन यहाँ पे क्लिक में के आ रहे हैं। द एक्चुअल चीज़ जो हमें सीखनी है सबसे पहले वो है प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉप्स। ओके, प्रॉप्स को समझने के लिए आप समझो कि ये जो भी हमारा HTML टैग था, फॉर एग्जांपल HTML में हमारे पास H1 टैग था। अगर उस H1 टैग में आपको क्लास ऐड करना पड़ता था, व्हाट यू वेयर डूइंग, आप सिंपली क्लास ऐड करते थे। अगर आप कुछ और एट्रीब्यूट ऐड करनी पड़ती, फॉर एग्जांपल स्टाइल, तो क्या करते थे आप, स्टाइल ऐड करते थे। इसी तरह से इस तरह के एट्रीब्यूट आप अपने कस्टम कंपोनेंट में भी पास कर सकते हो। तो वो क्यों पास करना है, एक प्रॉब्लम है। अगर आप देखो कि आपने एक बटन कंपोनेंट ना दिया है, अच्छी बात है, और इस बटन कंपोनेंट को आप कॉल भी कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि क्या ये बटन हमेशा क्लिक में ही शो करे। फॉर एग्जांपल इस बटन को मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, कहाँ पे, हेडर के अंदर। व्हाट विल डू, यहाँ पे मोर देन वन हमें अगर रेंडर करना है एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट या डिव यूज़ कर लेंगे। हमने यहाँ पे हेडर दिया, हमने यहाँ पे बटन दिया। व्हाट इफ़ आई वांट दिस बटन टू बी कॉल्ड एज लॉग्ड इन या फिर साइन आउट, वो कैसे करेंगे। ये कंपोनेंट को तो रीयूजल बनाना है, ये कंपोनेंट एक बार डिफाइन किया हमने, इसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड कर दी, और ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स में हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से यहाँ से कुछ डेटा पास करें जो यहाँ पे चला जाए और जो ये बटन का नाम है वो चेंज हो जाए, उसी चीज़ को कहते हैं प्रॉप्स। मतलब डेटा को पास करना, जो भी आपका कंपोनेंट है उसको डेटा कैसे पास करें, वो चीज़ को कहते हैं प्रॉप्स। तो प्रॉप्स के अंदर एक चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, दैट इज़ चिल्ड्रन प्रॉप्स। पहले हम चिल्ड्रन प्रॉप्स को समझते हैं। तो जो चिल्ड्रन प्रॉप्स होती है वो किस तरह से काम करती है, तो जो भी आपका कंपोनेंट है उससे आप ओपन कर दो एंड क्लोज कर दो। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट ओपन, ये हो गया कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा कंपोनेंट क्लोज। इसके बीच में जो भी चीज़ आप लिखते हो, जो भी चीज़ आप देते हो, कंपोनेंट ओपन और क्लोज के बीच में जो भी चीज़ आप ऐड करते हो वो उस कंपोनेंट का चिल्ड्रन कहलाता है। मैं यहाँ पे अगर कुछ चीज़ ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल लॉग इन, क्या मैं लॉग इन ऐड करता हूँ, ये जो चिल्ड्रन यहाँ पे मैंने पास किया, क्या ये यहाँ पे जा रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं पेज को, यू कैन सी हियर इज़ नॉट कमिंग, क्योंकि यहाँ से हमने इसे पास तो कर दिया, बट जो हमारा कंपोनेंट है क्या वो इसे रिसीव कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इस कंपोनेंट के डेफिनेशन में जो आर्गुमेंट आएगा उसको हम कहते हैं प्रॉप्स। ठीक है, अब इस आर्गुमेंट को हम क्या करते हैं, कंसोल
लॉग करते हैं। तो कंसोल लॉग की हेल्प से डिबग करेंगे कि ये प्रॉप्स में आखिर वैल्यू क्या है, इसे हम सेव करते हैं। और जो ब्राउज़र है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितनी बार भी बटन कॉल हुआ है उतनी बार हमारे पास वो प्रॉप्स जो हमने कंसोल लॉग किया वो लॉगिन हो चुका है। तो जिस कंपोनेंट की कॉलिंग में हमने चिल्ड्रन पास की है, तो हमने कब पास किया है, सिर्फ हमने बटन के कॉलिंग में सिर्फ एक बार पास किया यहाँ पे लॉगिन में। तो उस कंपोनेंट के लिए ही सिर्फ देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट जो प्रॉप्स का आ रहा है उसके अंदर चिल्ड्रन नाम का एक की है जिसमें कुछ वैल्यू है। इस वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, यहाँ पे बटन में कंटेंट दिखाने के लिए। सिंपली व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो जेएसएक्स में अगर आपको कुछ डायनेमिक वैल्यू को रिटर्न करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, करली ब्रेसेस, क्योंकि ये एचटीएमएल नहीं जेएसएक्स है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको दिखा था एक्सप्रेशन 2+2 करके 4 आने के लिए, तो सेम तरीके से आप एक वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हो। और वेरिएबल क्या है, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन। ओके, नाउ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आप जाओगे अपने पेज पे यू विल सी लॉगिन आ चुका है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उन सब में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब कंपोनेंट चिल्ड्रन पास नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ करते हैं, इन सब को फिक्स करने के लिए हम सभी जगहों से चिल्ड्रन पास कर देते हैं। ठीक है, तो हम कर सकते हैं इजीली। ये आपके लिए एक चैलेंज है, अगर आप कोड कर रहे हो साथ में तो आप सिंपली यहाँ पे ट्राई करो रेंडर करने के लिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट दे देते हैं। एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि 1 2 3 4 5 सभी बटन के लिए आने चाहिए। हमारे यहाँ पे काम हो चुका है कि हमने हर बटन के अंदर में डायनेमिक वैल्यू पास करने स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ बाय यूजिंग प्रॉप्स। और किस तरह का प्रॉप्स यूज़ किया हमने, चिल्ड्रन प्रॉप्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन प्रॉप्स। क्या सिर्फ हम चिल्ड्रन प्रॉप्स ही पास कर सकते हैं, क्या सिर्फ ऐसा है, आंसर है नहीं। हम और तरीके के प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, तो जब भी आपने बटन बनाया है, लेट्स क्रिएट अनदर बटन। हम सिंपली यहाँ पे करते हैं एक और बटन को कॉल, और इसका नाम देखते हैं बटन 2। एक कंपोनेंट के अंदर से किसी और दिखाता हूँ मैं आपको। हमने अगर एक डिफ़ॉल्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मतलब मेन जो रिटर्न है, तो दूसरा डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही आप डिफ़ॉल्ट को एक फाइल के अंदर से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट नॉर्मल करेंगे, क्योंकि ये बटन 2 जो है बेसिकली वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट यहाँ से नहीं हो सकता है। अगर नहीं होता है तो तरीका क्या है एक्सपोर्ट करने का, जैसा हम जानते हैं कि हम सिंपली ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वहाँ पे बटन 2 इस तरह से आ जाएगा। तो इस मैप के अंदर से हम जो रिटर्न करेंगे, हम यूज़ करेंगे बटन 2 को एंड की, और चिल्ड्रन पास किया तो सेम चीज़ आएंगे, क्योंकि कोड जो है बेसिकली वो एक्जैक्टली सेम है दोनों का, नथिंग चेंजेस हियर। बट यहाँ पे हम प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन की जगह पे कुछ और यूज़ करते हैं। वो चीज़ यूज़ करने के लिए पहले समझते हैं कि और तरीका क्या है प्रॉप्स ऐड करने का। तो प्रॉप्स ऐड करने का एक और तरीका ये है कि आप जिस तरह से HTML के अंदर एट्रीब्यूट पास करते थे कि H1 में या फिर P में, उसी तरह से कंपोनेंट में आप एट्रीब्यूट पास कर सकते हो, उसे हम प्रॉप्स ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पास करता हूँ बटन टेक्स्ट करके एक प्रॉप्स, जिसमें मैं पास कर देता हूँ, यहाँ पे एक डायनामिक वैल्यू देते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग लिटरल्स करके। तो पहले आएगा क्या, बटन, एंड बाद में हम देते हैं हाइफन एंड डॉलर साइन यूज़ करके जो हमारा इंटीजर नंबर आ रहा है वो ELM करके। नाउ अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो यू विल सी कंसोल लॉग में एक प्रॉप्स एक्स्ट्रा आ रहा है कुछ कंपोनेंट में, दैट इज़ बटन टेक्स्ट। इस तरह से अगर आप देख सकते हो चिल्ड्रन जो है बेसिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट है। जब आप कंपोनेंट की कॉलिंग में ओपन कॉल ऑफ कंपोनेंट एंड क्लोज ऑफ कंपोनेंट के बीच में अगर कुछ भी ऐड करते हो तो वो जाता है चिल्ड्रन की तरीके से। बट अगर मैं इस चिल्ड्रन को पास ना करूँ, इसे हम अगर सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट बना देते हैं, मतलब इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो आप यह देख सकते हो यहाँ पे चिल्ड्रन करके नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जा रहा है बटन TXT। तो इस तरह के कंपोनेंट भी आप बना सकते हो। पर अगर आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे फिर से कुछ चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि हमारा जो कोड है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चिल्ड्रन यहाँ पे आए, बट चिल्ड्रन यहाँ पे आ नहीं सकता। यहाँ पे क्या आ रहा है, सो बटन TXT होगा सर। नाउ यू कैन सी हियर बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4 एंड बटन 5। ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉप्स। तो प्रॉप्स में आप नंबर पास कर सकते हो इसी तरीके से। अगर आपको और भी प्रॉप्स पास करने हैं, फॉर एग्जांपल डिसेबल अगर मुझे करना है, सो अगर इस बटन को, तो डिसेबल अगर मैंने पास कर दिया तो वो ट्रू हो जाएगा। और अगर आप देखते हो ब्राउज़र कंसोल लॉग में, दे विल सी हियर डिसेबल करके ट्रू आ रहा है। अगर आपको डिसेबल को इस तरह से डिसेबल करना है कि अगर जो आपका एलिमेंट है जो आ रहा है, मतलब नंबर आ रहा है, क्या वो मॉडुलस ऑफ
2 है, मतलब 2 से अगर डिफाइंड है तभी वो डिसेबल है, नहीं तो नहीं आएगा, मतलब एक छोड़ के एक आएगा। आप देख पहले फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। इसी प्रॉप्स को यूज़ करके आप डिसेबल प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। बटन के अंदर क्या है, एक प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड डिसेबल्ड। तो ये कहाँ से वैल्यू आएगी, इसको हम असाइन करेंगे, असाइन फ्रॉम वेयर, प्रॉप्स में एक वैल्यू एक्सपेक्टेड दैट इज शुड कम, वो है डिसेबल्ड। अब इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर मैं इसे सेव करता हूँ, प्रॉप्स मैंने क्या पास किया, डिसेबल्ड पास किया, डिसेबल पास किया, तो हमने डिसेबल पास किया। सिंपली यहाँ पे जो भी आप प्रॉप्स यहाँ से पास करते हो कॉलिंग से, वो सेम प्रॉप्स आपके पास यूज़ करने में भी होना चाहिए, डेफिनेशन में भी। तो जो आप डेफिनेशन में ऐड करते हो वही आप कॉलिंग में यूज़ करो। इस तरह से मैपिंग होगी, प्रॉप्स पास करना एंड प्रॉप्स यूज़ करना। नाउ यू विल सी, एक को छोड़ के एक बटन जो है वो डिसेबल्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक फंक्शनल लैंग्वेज है, इसमें आप रिएक्ट के अंदर भी फंक्शंस वगैरह को भी यूज़ कर सकते हो। लाइक फंक्शन को आप किसी कंपोनेंट में एज अ प्रॉप्स भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीटिंग करके फंक्शन है, अगर मैं चाहूँ तो इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करके इसको एज अ प्रॉप्स भी पास कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं ग्रीट नाम का एक प्रॉप्स, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ ग्रीटिंग फंक्शंस को, और इस बटन में मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, वी कॉल कंसोल लॉग, बिकॉज वहाँ से वो लाइक रिटर्न हो रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स डॉट ग्रीट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड जो भी फंक्शन यहाँ से रिटर्न कर रहा है, जो अपने प्रॉप्स की तरह पास किया, वो यहाँ पे कंसोल लॉग हो रहा है। और इतना ही आप चाहो तो और डिबग कर सकते हो इसको। जैसे कि मैं अगर इसे एक्सपैंड करता हूँ तो यू विल सी एक ग्रीट नाम का प्रॉपर्टी आ रहा है इसमें, प्रॉप मतलब प्रॉपर्टीज़, जो कि बेसिकली एक फंक्शन है। ठीक है, तो आप फंक्शन भी पास कर सकते हो, किसी भी तरह की वैल्यू आप पास कर सकते हो एक कंपोनेंट में एज अ प्रॉप्स। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। करने के बाद एक चीज़ और है कि प्रॉप्स जो बेसिकली वो इम्यूटेबल है, मतलब प्रॉप्स को आप चेंज नहीं कर सकते। फिर हम ट्राई करते हैं एक बार कि चेंज कर सकते हैं कि नहीं। प्रॉप्स डॉट बटन टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक मी। तो अगर हमने वो कर दिया और हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो कैन सी हियर क्या कह रहा है, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी दैट इज बटन टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्यों कह रहा है, क्योंकि जो हमारा प्रॉप है बेसिकली वो रीड ओनली होता है, उसे आप अपडेट नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे अब कंसेप्ट आ जाएगा हमारे पास, एक नया कंसेप्ट दैट इज स्टेट। तो मैंने आपको कहा था कि प्रॉप्स एंड स्टेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम सीखते हैं स्टेट इन रिएक्ट, और इसको सीखने से पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं इवेंट के बारे में। सिंपल से इवेंट सीखेंगे दैट इज़ ऑन क्लिक, वो कैसे काम करता है। तो ऑन क्लिक के बारे में आई होप कि आपको पता होगा, आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर में अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखा है तो सिंपली हम यहाँ क्या करते हैं, बटन 2 जो है बेसिकली उसके अंदर एक प्रॉप्स पास करना चाहते हैं कि सपोज एक नाम देते हैं क्लिक करने पर। तो ये हमारा एक प्रॉप का नाम है। क्लिक करने पर क्या करना है, रेटिंग्स करनी है। ठीक है, और इस रेटिंग्स के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, अलर्ट कर देते हैं। क्या अलर्ट करना है, हेलो। ठीक है, और यहाँ पे बटन में जाने के बाद हम सिंपली इस रेटिंग्स को डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, अब इसको हम कॉल करेंगे इवेंट पे। जब भी आप किसी भी टैग के अंदर इवेंट ऐड करते हैं, लाइक ऑन क्लिक इवेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा ऑन क्लिक। HTML के अंदर वो सिंपल था, जब भी आप HTML यूज़ करते थे तो क्या करते थे, आप सिंपली एक h1 टैग बनाया या फिर एक बटन टैग बनाया लाइक हियर, और वहाँ पे आप कुछ आईडी देते थे, और उस आईडी की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट से सेलेक्ट करते, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो करते थे। या फिर आप डायरेक्टली ये करते थे कि क्लिक नाम का एक इवेंट, और उसमें आप एक फंक्शन ऐड करते थे लाइक क्लिक मी करके, कुछ भी इस तरह से हम करते थे। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है, रिएक्ट में आपको इसको रेफरेंस देना पड़ेगा फंक्शन का। बेसिकली ऑन क्लिक पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्लिक मी करके फंक्शन आता है। ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ फंक्शन दैट इज नाम है क्लिक मी, और उस क्लिक में हमारे पास क्या है, हम कॉल कर रहे हैं एक प्रॉप्स को, और वो प्रॉप्स क्या है, क्लिक करने पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो हमने एक प्रॉप्स पास किया था कॉलिंग करने पर, इस नाम, उसका नाम क्या है, क्लिक करने पर। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर आप चाहो app.js के अंदर, तो हमने एक प्रॉप्स पास किया है क्लिक करने पर। एक प्रॉप्स है ग्रीट्स, तो ग्रीट को यहाँ से कमेंट कर देते हैं फॉर टाइमिंग। सिंपली हमारे पास एक ही प्रॉप्स है, फंक्शन जो पास हो रहा है क्लिक करने पर। हम क्या करें, ग्रीटिंग्स, और हम क्या कर रहे हैं, अलॉट। इसको हमें कॉल करना है, कब कॉल करना है,
तो जो हमारा कंपोनेंट डेफिनेशन है उसके अंदर हमने एक इवेंट ऐड किया है ऑन क्लिक। जो भी आपके पास डिफ़ॉल्ट इवेंट थे HTML के अंदर, जैसे कि क्लिक था, कैप्चर करके होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा फोकस होगा आपके पास फंक्शन, वो सभी चीज़ें यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन एरर, ऑन लोड। तो वो सारे फंक्शन चेंज होकर क्या हो जाते हैं, ऑन से स्टार्ट होंगे और कैमल केस में हो जाएंगे, मतलब पहला लेटर, फिर उसके बाद जो भी वर्ड्स आएंगे उन सबका फर्स्ट लेटर इज ओके। यहाँ पे पहले क्लिक था तो उसको करेंगे ऑन क्लिक, और क्लिक में फंक्शन यहाँ पे पास कर देंगे, जिसमें हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, जो भी हम रेफरेंस पास करें प्रॉप्स में से फंक्शन का, उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे बटन को, जब बटन पे क्लिक किया हेलो आ गया, फिर से इस बटन पे क्लिक किया हेलो आ गया। तो इस तरीके से वो काम कर रहा है कि जो भी आपने प्रॉप्स पास किया उस प्रॉप्स का जो कोड है वो कब एग्जीक्यूट हो रहा है, जब आप ऑन क्लिक कर रहे हैं। तो हम सीखते हैं कि हमें स्टेट की क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लियर करते हैं चीज़ों को। अभी हम सिंपली सभी चीज़ों को कमेंट कर देते हैं और हम फ्रेश बनाते हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे हम करते हैं कॉन्स्ट ऐप को यहाँ से, जिसमें हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे ऐप को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे एक बटन, इस बटन को सिंपली हम कहते हैं हाय, ठीक है। ना व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल काउंटर इज इक्वल टू 0। उस काउंटर को रेंडर करने के लिए सिंपली एज वी नो कि हमें अगर किसी भी वेरिएबल को रेंडर करना है इनटू जेस एक्स, तो हम सिंपली क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं और वो वेरिएबल लिख देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 0 आ रहा है और स्टाइल ब्रेक हो गई है। तो हमने यहाँ पे CSS इम्पोर्ट को हटा दिया, तो उसे हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, तो हमारे स्टाइल फिर से चलने लगा। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर हम चाहते हैं इस काउंटर को चेंज करना, तो हाई की जगह पर सिंपली कर देते हैं +1, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस +1 पे क्लिक करने के बाद ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो, तो कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे सीख लिया है कि ऑन क्लिक कैसे ऐड करना है, ऑन स्मॉल, उसके बाद क्लिक और फिर फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इंक्रीमेंट, एक फंक्शन जो यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, हम क्या करना है, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करना है। सो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1। यहाँ पे कॉन्स्ट है तो कॉन्स्ट की जगह पर लेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्ट चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद हम इसे रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हो मैं क्लिक कर रहा हूँ बट ये चेंज नहीं हो रहा है। क्या ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे करते हैं कंसोल लॉग काउंटर, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, +1 +1 +1 +1, डू वन थिंग, इसको हम राइट में टॉगल कर दें। देख सकते हो अब जब भी मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, बट यहाँ पे वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि रिएक्ट इसी तरह से डिज़ाइन हुई है कि वो अननेसेसरी रेंडरिंग नहीं करता है। जब तक उसे पता ना चले कि दोबारा कब री रेंडर करना है किसी कंटेंट को, मतलब वो कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, तब तक वो सेम कंटेंट को रेंडर करके रखता है और कुछ चेंजेस नहीं बनाता है। चेंजेस बनवाने के लिए हम क्या करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा स्टेट। स्टेट किस तरह से काम करता है, तो हमारे पास एक बुक होता है, इसका नाम है यूज़ स्टेट, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं उससे रिएक्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे कहते हैं इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट करना है, यूज स्टेट, कहाँ से, रिएक्ट के हेल्प, रिएक्ट की पैकेज से। तो ये यूज स्टेट फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो सिंपली एक बार ट्राई करते हैं, कंसोल करते हैं और डॉट लॉग करते हैं कि ये यूज स्टेट है क्या, वैसे हम सिंपली कॉल कर देते हैं, ठीक है। जब भी आप यूज स्टेट को कॉल करते हो तो यहाँ पे क्या है कि जो इसकी आर्गूमेंट है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई एक वैल्यू दे सकते हो आप, जो आपकी इनिशियल वैल्यू है। तो हमारी काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, तो वो यहाँ पे पास कर देते हैं और कंसोल लॉग कर देते हैं। अगर आप लॉग करेंगे तो यू कैन सी हियर कि हमारे पास एक एरे आया है, उसमें 2 वैल्यू है। पहला है एक्चुअल वैल्यू हमने सेट किया है इनिशियली वो, और दूसरा क्या है, फंक्शन है जो बेसिकली क्या करता है, उसका नाम क्या है, बाउंड डिस्पैच सेट स्टेट। मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो जब भी आप स्टेट यूज़ करोगे और उस स्टेट के जो ये फंक्शन है सेटर, उसको कॉल करोगे और वो किसी वैल्यू को चेंज करेगा, तब रिएक्ट का जो डॉम रेंडरर है वो नोटिफाई हो जाता है, अब मुझे कुछ यूआई को अपडेट करना है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए इसको लाइव देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जब ये हमें एक एरे दे रहा है तो हम सिंपली यहाँ पे इस तरह से यूज़ करेंगे काउंटर, और इसमें क्या है हमारे पास 2 वैल्यू होगी। तो पहला होगा काउंटर के अंदर 2 इंडेक्स, हम देखते हैं कॉन्स्ट
वैल्यू इज़ लाइक काउंटर का जीरो इंडेक्स और सेट वैल्यू इज़ लाइक काउंटर का सेकंड इंडेक्स, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ काउंटर, एंड सेट वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं टू अपडेट द वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू को जब अपडेट करना है तो हमारे पास जो ये स्टेट है उसमें आप अपडेटेड वैल्यू पास कर दो। जो भी आप वैल्यू पास कर दोगे वो वैल्यू जाके वहाँ पे सेट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 5 सेट करता हूँ और सेव करते हैं, लेट मी क्लिक दिस वन एंड यू कैन सी यार ये 5 हो चुका है। जितनी बार भी आप क्लिक करूँगा उतनी बार वो 5 ही देखें, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक वैल्यू को सेट कर रहे हैं बार बार, तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि एवरी टाइम वो जो प्रीवियस वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दे बाय 1। तो सिंपली रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5। तो अभी क्या हो रहा है, ईच टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमें स्टेट की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम कुछ ऐसी वैल्यू को अपडेट करें और उस वैल्यू को अपडेट होने पे हमारा कंपोनेंट जो है वो री रेंडर हो जाए रिएक्ट डॉम की हेल्प से। इस जगह पे हमें स्टेट को यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो हमारा सिंटेक्स है बेसिकली उसमें हम देख सकते हो आप 3 लाइन हमें लिखना पड़ा, जो ज़रूरत नहीं है इसे हम कमेंट कर सकते हैं। सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। मतलब जो भी एरे यहाँ पे राइट साइड है उस एरे की वैल्यू को हम इस तरह से साइन कर सकते हैं, मतलब पहले इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे और दूसरी इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाए। अब ये हमारा सेम चीज़ है जो हमने यहाँ पे 3 लाइन में लिखा था, इसे हम रिमूव कर देते हैं और कंसोल लॉग की हटा देते हैं। इस तरह से हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है। तो काउंटर यहाँ पे चलने लगा। ये है स्टेट के बारे में। क्या हम स्टेट की वैल्यू को प्रॉप्स की तरह पास कर सकते हैं? जी हम पास कर सकते हैं इसको। तो हम सिंपली यहाँ पे बना देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, मी एंटर दिस कंपोनेंट चाइल्ड, जहाँ पे क्या आ रहा होगा अभी चाइल्ड। यहाँ पे h1 टैग की जगह पे p टैग दे देते हैं। आई एम चाइल्ड की जगह पे हम करते हैं काउंटर, ठीक है। जब हमने ये कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ काउंटर आ रहा है। व्हाट यू वांट कि ये 12 यहाँ पे आए, सिंपली यहाँ से वैल्यू हटा देते हैं और इसको पास कर देते हैं एक वैल्यू प्रॉप्स। और उस वैल्यू प्रॉप्स में हम क्या देंगे, वैल्यू, किसकी वैल्यू देंगे, जो भी करंट वैल्यू हो। इंस्टेड ऑफ वैल्यू वी कैन से काउंटर, दैट वुड बी गुड। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमने यहाँ पे इसको असाइन कर देना है। ना ये जो काउंटर है इसको हम यहाँ पे रेंडर करेंगे जैसे के अंदर करली ब्रेसेस, और वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। बट ये इसको पता नहीं है क्या है, तो ये कहाँ से आएगा, प्रॉप्स ऑब्जेक्ट से। तो प्रॉप्स ऑब्जेक्ट से हम सिंपली कॉल कर सकते हैं प्रॉप्स डॉट काउंटर। या फिर एक तरीका ये भी है कि वहाँ पे हमने यूज़ किया था एरे डिस्ट्रक्चर, यहाँ पे हम कर देंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर। सिंपली इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कर देना। दैट इज़ नथिंग बट ये एक सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पे कॉन्स काउंटर इज इक्वल टू प्रॉप्स। जो हम ऐसे करेंगे वो चीज़ हमने डायरेक्टली यहाँ पे कर दी है, तो सेम चीज़ है, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर काउंटर यहाँ पे 12 आ चुका है। मैं प्लस करता हूँ तो वो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब हमारा चिल्ड्रन के अंदर हमने स्टेट की वैल्यू को पास कर दी है। दैट इज़ गुड। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि हमने जो स्टेट यूज़ कर लिया, हमने इसके स्टेट की वैल्यू को भी चेंज कर दिया ऑन क्लिक पे। नाउ वी वांट टू पास द स्टेट टू चाइल्ड, वो भी हमने यहाँ पे कर दिया है। और इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू को पास करते हैं, हम सेटर को भी पास कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस चिल्ड्रन से आई वांट टू रेंडर दिस बटन, जिसमें मैं चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट बाय +2 हो जाए। तो एज यू नो, अगर आप किसी भी कंपोनेंट से JSX को रिटर्न करते हो, व्हाट यू हैव टू डू कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट हो। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे फॉर टाइम में डिव यूज़ कर लेते हैं, डिव कंपोनेंट, जिसके अंदर हमारे पास ये बटन आ चुका है और साथ में हमारे पास ई टैग आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे काउंटर आ रहा है और इसका एक दूसरा प्रॉप्स देते हैं हम, सेट काउंटर। जो प्रॉप्स यहाँ से हम रिसीव कर रहे हैं वही प्रॉप्स हम यहाँ पे इसको पास करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, सेट काउंटर इज इक्वल टू, सॉरी, सेट काउंटर इज इक्वल टू सेट वैल्यू, जो स्टेट वाली फंक्शन है। हाँ, यहाँ पे ऑन क्लिक पे सेट काउंटर को इस तरह से कॉल नहीं कर सकते। सेट काउंटर क्या है, बेसिकली इनडायरेक्टली ये रेफरेंस है। तो यहाँ पे हम यूज़ भी कर सकते हैं कॉल बैक फंक्शन को, कॉल करेंगे और सेट काउंटर में काउंटर +2 कर देंगे। तो इस तरह से अभी हमारा क्या होगा, फंक्शन
देखोगे तो अगर आप यहाँ से प्लस करोगे तो 1 हो रहा है, और अगर यहाँ से करोगे तो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ये है चाइल्ड कंपोनेंट का और ये पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है ना। एक चीज़ ऐसा भी होता है कि व्हाट इफ़ आई डोंट वांट टू रेंडर दिस काउंटर फ्रॉम हियर, इसको हम रेंडर करें यहाँ से, मतलब ऊपर में ही वैल्यू को रेंडर कर दे, काउंटर की जगह पे वैल्यू, कोई बात नहीं कमेंट कर देते बस, और यहाँ पे हम काउंटर नहीं पास कर रहे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट को अपडेट करने वाला फंक्शन पास कर रहे हो और आपके पास ये वैल्यू नहीं है, तो यू कैन सी हियर कि ये एरर दे रहा है कि काउंटर इज़ नॉट डिफाइंड, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इसको पास करूँ एज अ प्रॉप्स। तो क्या होता है कि हमारे पास जो सेटर फंक्शन है उसमें कॉल बैक फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। दो तरीके हैं, पहला कि आप जो डायरेक्ट वैल्यू पास कर दो, या फिर एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो जब आप कॉल बैक फंक्शन यूज़ करते हो, उसका जो आर्गूमेंट होता है उसमें आपकी जो करंट स्टेट की वैल्यू है वो रहती है। मेरी करंट स्टेट की वैल्यू जो भी है, एक्स जो भी हो, लाइक 1 2 3 4 5 या फिर 1000 2000 जो भी है, वो होना चाहिए। और हमारा मेन काम क्या है कि उस वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट करना है, बस। वो यहाँ पे हो जाएगा कि प्रीफ, एक कलेक्शन आया यहाँ से, इसमें हमने एक आर्गूमेंट लिया प्रीफ, जिसके पास प्रीवियस स्टेट है, और उस स्टेट में 2 से इंक्रीमेंट कर दो। तो ये भी एक तरीका है स्टेट को चेंज करने का। एक तरीका क्या है, डायरेक्ट वैल्यू पास करने का, और दूसरा तरीका क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हो जिसके थ्रू आप स्टेट को अपडेट कर सकते हो। तो अगेन यू कैन टेस्ट इट आउट, और ये काम कर रहा है। लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। तो हम चेक करते हैं हाउ टू यूज़ रिएक्ट डेव टूल्स। तो जो बेसिकली रिएक्ट की टीम जो है, डेवलपर की कम्युनिटी है, उसमें हमारे पास एक डेव टूल है जो क्रोम में आप यूज़ कर सकते हो। जो बेसिकली एक्सटेंसन है, आप अपने क्रोम एक्सटेंशन में जाके रिएक्ट डेव टूल सर्च करके इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, दैट्स वाई यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि रिमूव फ्रॉम क्रोम। बट अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा होगा तो यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का बटन आएगा ना। यू कैन सी हियर कि जब भी हम रिएक्ट को डेवलपमेंट मोड में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये बस क्या है, डेवलपर टूल्स इज शोइंग ओवर हियर। अगर आप इंस्पेक्ट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट करके एक चीज़ मिल जाएगी एक्स्ट्रा, जो पहले से नहीं होगी, जिसमें आप अपने सारे कंपोनेंट और उसके चीज़ें को इंस्पेक्ट करके देख पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, चाइल्ड पे मैंने क्लिक किया तो यू विल सी हियर कि चाइल्ड में कौन सी प्रॉपर्टी जा रही है, कौन सी प्रॉप्स जा रही है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। सेट काउंटर जा रहा है, जो एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, डिस्पैच सेट स्टेट फंक्शन। इसी तरह से ऐप में कोई जा रहा है प्रॉप्स तो नहीं, प्रॉप्स नहीं जा रहा है। बट ऐप्स में क्या है, एक हुक यूज़ हो रहा है, और वो हुक का नाम क्या है, स्टेट, जिसमें 45 इज़ द करंट वैल्यू। अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ 46 48, तो इस तरह से आप इसे डिबग भी कर सकते हो रिएक्ट डेव टूल की हेल्प से। लेट्स मूव टू अनदर पार्ट, चैप्टर 5, रिएक्ट कंडीशनल रेंडरिंग। ओके, दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग। तो एक चीज़ करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, और सेम कॉपी कर लेते हैं जो हमारे पास ये कोड है। इसको कमेंट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक ऐप में कुछ प्रॉप्स जा रहे होंगे यूज़र नाम का। अगर यूज़र अवेलेबल है तो लॉग आउट दिखाए, अगर नहीं है तो लॉग इन दिखाए, ठीक है। इसको हम ऐप नहीं करते हैं, इसको बना देते हैं हम हेडर, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पर कुछ नहीं करते हैं। और ये जो हमारा बेसिकली मेन ऐप वाला कंपोनेंट था, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे सब कुछ हटा के, ये भी हटा के, स्टेट भी हटा के, सिंपली यहाँ पे हम हेडर को div के अंदर वी कैन कॉल हेडर कंपोनेंट। और यहाँ पे हमने कुछ भी प्रॉप्स नहीं पास किया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लॉगिन बटन। सो ये लॉगिन आ रहा है। व्हाट यू वांट कि अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि प्रॉप्स और स्टेट दोनों भी यूज़ करें। लॉगिन के क्लिक करने पे लॉग्ड इन हो जाए, मतलब यूज़र की वैल्यू ऐड हो जाए। उसके लिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे एक स्टेट, ठीक है, यूज़र नाम का, तो यहाँ से हम पास कर देंगे यूज़र नाम की प्रॉपर्टी पास करेंगे, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, हमारी स्टेट की वैल्यू, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नल है, तो स्टिल वो क्या दिखाएगा, लॉगिन। बट हम चाहते हैं कि इस लॉगिन के क्लिक होने पे वो स्टेट की वैल्यू चेंज हो जाए और यूज़र का नाम आ जाए, तो कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और प्रॉप्स पास कर देंगे, सेट यूज़र वाला भी, क्योंकि जो क्लिक है यहाँ पे वो यहाँ पे है लॉगिन में। तो वी विल सिंपली से सेट फंक्शन का रेफरेंस एज अ प्रॉप्स, और यहाँ पे
बटन के ऑन क्लिक, जो भी लॉगिन बटन है उसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, वी वांट टू चेंज व्हाट, जो भी वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू आ रही है प्रॉप्स में से, ये वाली वैल्यू सेट यूज़र, उसके अंदर सेट कर दो किसको, G1 को। ठीक है, तो अगर कोई लॉगिन करता है, कैन सी हियर, अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, क्या आ चुका है यहाँ पे लगाओ। इसे क्या कहते हैं, कंडीशनली रेंडरिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के बेस पे कि उसकी क्या वैल्यू है, हमें कंपोनेंट से कुछ चीज़ को रेंडर करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूज़र नाम का एक वेरिएबल है जिसकी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, अगर वो वेरिएबल में कुछ डेटा है तो लगाउट बटन रिटर्न करें, अगर नहीं है तो लॉगिन करेगा। इसे हम कहते हैं कंडीशन, जैसे हम इफ़ एल्स करते हैं, इफ़ दिस रिटर्न दिस, एल्स रिटर्न दिस। तो भाई हमने सिंपल क्या किया कि लॉगआउट पे क्लिक करने में कुछ भी नहीं किया हमने, तो हम सेम ऑन क्लिक को यहाँ पे लिखेंगे, हम करेंगे ऑन क्लिक और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन और सेट यूज़र्स, और इससे हम क्या करेंगे, नल सेट कर देंगे। मतलब अगर कोई यूज़र लॉगिन होता है उसका नाम सेट कर दिया, अगर लॉगआउट होता है तो वापस उसका नाम रिमूव कर दिया। तो मैं लॉगआउट पे क्लिक करूँ, से लॉगिन बटन आ चुका है, लॉगिन पे क्लिक करूँ, देख सकते हो आप स्टेट चेंज हो रहा है और लॉगआउट बटन आ चुका है। इस तरीके से आप कंडीशनली रेंडर कर सकते हो। कंडीशनली रेंडरिंग करने का और भी तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर इफ़ यू वांट यू कैन कॉल रिटर्न, और फिर उसके अंदर आप एक फ्रेगमेंट यूज़ कर लो या फिर डिव यूज़ कर लो। मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज़ कर लेता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर यूज़र अवेलेबल है क्वेश्चन मार्क, इफ़ यूज़र इज़ अवेलेबल, तो क्या करना है, ये कोड रन करो, नहीं तो ये कोड रन करो। ठीक है, वैसे ये कह रहा हूँ। तो अगर यूज़र अवेलेबल है, कौन सा कोड, ये लॉगआउट बटन। अगर यूज़र अवेलेबल नहीं है तो कौन सा कोड, ये लॉगिन बटन। वो सेम कोड है बट यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है इफ़ वाला, यहाँ पे टर्नरी बेस्ड कंडीशन लगा रखा है। तो ये भी एक तरीका है। यू कैन सी, रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिन लगाउट लगाउट लॉगिन। चैप्टर 6 में हम सीखते हैं हाउ टू हैंडल यूज़र इवेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ऑन क्लिक कैसे यूज़ करना है। और इसमें कुछ और भी इवेंट्स हैं लाइक ऑन चेंज, ऑन सबमिट, वो सब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। ऑन क्लिक मैंने आपको सिंपल बेसिक चीज़ समझाया था, उसके बारे में एडवांस में जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑन क्लिक है, ये इसको हम यहाँ से हटा के एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सो फंक्शन लॉगआउट, सेम कोड जो वहाँ पे था वो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो वही चीज़ है, सेट यूज़र इज़ दिस, और यहाँ पे आप पास कर दो। जब भी आप ऑन क्लिक में किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो उसके पास एक आर्गुमेंट जाता है, इवेंट। तो अगर मैं उस इवेंट को लॉग करूँ यहाँ पे, तो कंसोल डॉट लॉग दिस इवेंट, यू विल सी कि कंसोल में अगर मैं क्लिक करूँ लॉगिन को डॉट को, तो यू कैन सी यहाँ पे क्या है, सिंथेटिक बेस इवेंट, जिसमें हमारे पास जो भी इवेंट हमने क्लिक किया उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐड आ रही है, किस एलिमेंट से आपने क्लिक किया उसका टारगेट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कभी यूज़ करना होगा, लाइक इसे मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, ई डॉट टारगेट। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, इन पे नहीं लॉगआउट पे हुआ है, यू कैन सी हियर पर्टिकुलर बटन का टारगेट। बस इसी तरीके से अगर आप चाहो तो इस इवेंट की हेल्प से कुछ और भी डॉम मैनिपुलेशन या फिर जो भी आपको डॉम के रिलेटेड चीज़ें करनी है वो कर सकते हो। और भी हमारे पास फंक्शन है ऑन चेंज, और हमारे पास जो भी मल्टीपल इवेंट्स हैं वो सभी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं सी एस एस इन रिएक्ट। सी एस एस लगाने के 3 तरीके हैं रिएक्ट में, इनलाइन, सी एस एस फाइल, या फिर सी एस एस मॉड्यूल के तरीके से। टेलविन सी एस एस बेसिकली फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, दैट इज़ नॉट अ ऑप्शन। ये इसकी जगह पे आप बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हो। टेलविन सी एस एस एक यूटिलिटी बेस्ड क्लास है जो आपके पास स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। तो इनलाइन स्टाइल करना सेम है एज वी हैव स्टाइल प्रॉपर्टी इन HTML। तो आप स्टाइल ये से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था ये स्टाइल यूज़ करते हो। तो एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप स्टाइल पहले यूज़ करते थे ना, तो उसमें क्या था कि आप सिंपली कलर ऐड कर देते थे कि कलर इज़ रेड HTML में, वो यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। अगर मैं भी करूँ इसको रिफ्रेश करने का, तो यू कैन सी हियर द एरर रिकॉर्ड, व्हाट इज़ दैट, अनकाउंट एरर, द स्टाइल प्रॉप expects a mapping from style properties to value, not a string. फॉर एग्जाम्पल स्टाइल में आप इस तरह की वैल्यू को ऐड कर सकते हो, ना कि आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो। मतलब स्टाइल एक ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करता है। तो
अगर यहाँ पे मुझे ऐड करना है तो अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस यूज़ कर सकता हूँ हिंटिंग के लिए, और मैं कलर की जगह पे रेड पास कर सकता हूँ और बैकग्राउंड कलर में ग्रीन पास कर सकता हूँ। विल सी हियर वो स्टाइलिंग यहाँ पे आ चुकी है। तो वो सिर्फ मैंने एक बटन में ऐड किया तो एक में आई। अगर मैं दूसरे में चाहूँ तो कर सकता हूँ स्टाइल हियर, और यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर दूँगा लाइक रेड और बैकग्राउंड कलर ब्लैक, अलग ही कॉम्बिनेशन हो जाएगी ये। दैट इज़ फाइन। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि ये है इनलाइन स्टाइल यूज़ करने का तरीका। मतलब स्टाइल में आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है, स्टाइल की में आप एक वैल्यू पास करो और वो वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली स्टाइल वगैरह लिख सकते हो। और अगर आप ये इससे कंपेटेबल नहीं हो तो आप सिंपली इसे क्या करते हो, एक वेरिएबल बना सकते हो लाइक कॉन्स्ट बटन स्टाइल, यहाँ पे आप ये पास कर सकते हो और सिंपली आप बटन स्टाइल यूज़ कर सकते हो बोथ द प्लेस। तब क्या होगा कि सेम स्टाइल आप यूज़ कर रहे हो दोनों जगह पे, तो एक ही स्टाइल पास होगी। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो भी सेम, लॉगआउट होता हूँ तो भी सेम, मतलब दोनों बटन की स्टाइलिंग सेम हो चुकी है। ओके। एक चीज़ और है, अगर आप यूज़ कर रहे हो इनलाइन स्टाइल तो उसमें एक चीज़ प्रॉब्लम है कि आप वो नहीं ऐड कर सकते, जैसे कि आपके पास कुछ रूल्स होते हैं, होवर, फोकस, एक्टिव, ये सब आप नहीं अप्लाई कर सकते हो इनलाइन स्टाइल में। एंड अगर आप इनलाइन स्टाइल करके यूज़ करते हो तो आपकी कोड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट तरीका हमारे पास क्या है, CSS फाइल यूज़ करने का, जो कि आप देख सकते हो आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, दैट इज़ app.css को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पे फाइल है दैट इज़ app.css फाइल। तो रिएक्ट के अंदर अगर आप जो भी CSS अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं बटन को टारगेट करता हूँ और मैं करता हूँ दिस स्टाइलिंग, ठीक है। तो और रिस्पेक्ट करते हैं क्या हमारे पास वो स्टाइलिंग आ रही है, देख सकते हो यहाँ पे लाइन्स में रेडियस वगैरह जो भी है वो आ रही है। तो थोड़ा सा वियर्ड बनाते हैं टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम, तो सिंपली पैडिंग वगैरह हम दे देते हैं उसको 10 20। कैन सी हियर ये अप्लाई नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टाइल ऐड हो रहा है दैट इज हियर, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टाइल आ रहा है दैट इज index.css फाइल। तो हम सिंपली इस फाइल को यहाँ से एम्पटी कर देते हैं क्योंकि ओवरराइड की वजह से उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी। तो अब हम यहाँ पे देखते तो इतनी बड़ी पैडिंग ऐड हो चुकी है, बट व्हाट आई वांट, थोड़ा सा इसे रिवॉर्ड करते हैं। जो चीज़ें नॉर्मल थी वो हमने ऐड कर दी, तो इतनी बड़ी बटन है हमारे इन लॉगआउट की, ठीक है फाइन। तो जब भी आप किसी स्टाइल को ऐड करोगे किसी CSS फाइल से, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि CSS फाइल को इंपोर्ट करना है। जैसे कि इस कंपोनेंट में हमारे पास स्टाइलिंग ऐड करनी थी तो हम इसमें इंपोर्ट कर दिया। अगर मैं इसे इंपोर्ट कमेंट कर दूँगा तो ये विल सी हियर कि हमारी स्टाइलिंग गायब हो जाती है। तो मतलब रूल ये है कि आप एक फ़ाइल बनाओ .css नाम की, इसमें आप अपनी स्टाइल वगैरह ऐड करो और उसे इंपोर्ट करना नहीं भूलो, उसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में। और पर्टिकुलर कंपोनेंट मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो इसे सिंपली आप टॉप मॉड्यूल में भी इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मतलब कमेंट कर देता हूँ, और मैं जो मेन फाइल है, जो रूट फाइल है हमारा, उसमें इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो भी ये चल पड़ेगा, यू कैन सी हियर, तो भी चल पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा तो आ जाएगा। तो मतलब अगर आप मेन फाइल में इंपोर्ट करते हो तो मतलब ये पूरी की पूरी प्रोजेक्ट में चली जाएगी। अगर आप किसी CSS फाइल को स्पेसिफिकली किसी कंपोनेंट के लिए डिज़ाइन करते हो, मतलब सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए, इट्स बेटर कि आपको कुछ सिंपली उसी कंपोनेंट में इंपोर्ट करो। ये हो गया हमारा सेकंड तरीका। थर्ड क्या है हमारे पास, CSS मॉड्यूल करके, ये थोड़ा सा अलग तरीका है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपने जो करंट CSS फाइल है उसको रीनेम कर देते हैं और नाम क्या देंगे। तो सिंपल तरीका सेम है कि फाइल नेम .css इज नॉर्मल CSS। अगर आपको मॉड्यूल ऐड करना है तो आप सिंपली कर दोगे MODULE module.css। इसमें सिर्फ एक चीज़ बदल जाती है, आपका इंपोर्ट करने का तरीका। तो ये आपका क्या है, इंपोर्ट CSS फाइल, और अगर हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करनी है हम करेंगे सिंपली इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम मॉड्यूल फाइल, ठीक है। ये CSS मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का तरीका। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो ABCD, बट नेमिंग कन्वेंशन यही है कि हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट में स्टाइल्स यूज़ करते हैं और सभी डेवलपर से स्टाइल्स यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ईजी होगा इसे समझना किसी और प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अगर आपने स्टाइल्स कर दिया और यहाँ पे देखोगे आप रिफ्रेश करके, तो यू वोंट हैव दैट स्टाइल। डू वी हैव, यस डू वी डू हैव, क्योंकि जो मॉड्यूल स्टाइल है यहाँ पे वो डायरेक्टली है एलिमेंट पे, बट इसे अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ एक क्लास नेम में, नाउ यू कैन सी हियर इट इज़ नॉट वर्किंग। क्योंकि जो मॉड्यूल बेस स्टाइलिंग होती है उसमें क्या प्रॉब्लम है
कि अब जो ये है ईच टाइम एक डायनेमिक क्लास जनरेट करेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर में जाओगे और ठीक है, हम इस पर क्या करते हैं, एक क्लास नेम ऐड करते हैं। क्लास नेम स्टाइल्स से आएगा डॉट, जो भी आपने यहाँ पे अब नाम रखा है, नाम क्या रखा है मॉड्यूल में, बटन, वही क्लास अब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यू विल सी, रिफ्रेश करने पे लॉगआउट होने पे लगा है तो लॉगआउट में स्टाइलिंग आ चुकी है, बट लॉगिन में नहीं लगा है तो नहीं आई है। और यहाँ पे ध्यान से देखना कि क्लास नेम जो है वो यूनिक नाम है। वो सेम चीज़ अगर हम चाहें तो लॉगिन में भी ऐड कर देंगे दिस अबाउट लॉगिन बोथ हैव द स्टाइल नाउ। क्या तरीका था, पहला तरीका यह है कि हम स्टाइलिंग यूज़ करें, लाइक स्टाइल इनलाइन स्टाइलिंग के लिए। दूसरा वे है कि सिंपल हमारे पास एक CSS फाइल होगा जिसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जब भी यूज़ करना है। और तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, मॉड्यूल इंपोर्ट। ठीक है, मॉड्यूल इंपोर्ट बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हो और इसकी हेल्प से आपको जो भी क्लास में आपने डिफाइन किया सिर्फ वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसे यूज़ ना करके अगर आप सिंपली क्लास नेम बटन ऐड कर रहे हो तो ये काम नहीं करेगा। विल सी इट इज़ नॉट वेल। क्लास नेम यहाँ पे बटन है, बट जो एक्चुअल क्लास है वो जनरेट जो है वो कुछ और है। और तरीका है बेसिकली टेलबिट यूज़ करने का, तो वो चीज़ मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगा, इसमें नहीं सिखा रहे हम। आगे बढ़ते हैं ना। सो चैप्टर 8, हाउ टू बिल्ड फॉर्म्स इन रिएक्ट। ठीक है, तो फॉर्म क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट अ फॉर्म इनसाइड दिस कंपोनेंट ओनली। हम सिंपली ये कोड कॉपी कर सकते हैं इनका, यूज़र नेम इनपुट और ये रहा। ठीक है, वैल्यू वगैरह कुछ हम देते हैं, हटा दें इसको। तो ये सिंपल एक फॉर्म हमने बनाया, इसमें हमारे पास एक यूज़र नेम करके इनपुट है जो कि यहाँ पे रेंडर होनी चाहिए। लेट मी रिवर्ट दिस इंडेक्स अच्छे से ताकि UI कुछ तो साइड बेटर लगे। कंसीडर ये सेंटर में आ चुका है, तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं लाइक G1 एंड एंटर कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। अभी जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है लाइक एलिमेंट इनपुट का, वो बेसिकली अनकंट्रोल्ड है। तो ये जो HTML ने जनरेट किया है उसकी बेस पे आप यहाँ पे इनपुट की वैल्यू को चेंज करवा रहे हो। बट रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं है, रिएक्ट में क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंट्रोल्ड कंपोनेंट। कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है, कंट्रोल कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आपके पास जो फॉर्म है उसकी हैंडलिंग और उसकी वैल्यू जो है वो आप खुद रखोगे अपने कंपोनेंट में। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे। तो हम करते हैं यूज़र एंड सेट यूज़र इज़ नल। ठीक है, ये हमने स्टेट हमने बना लिया। स्टेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जब भी हमारा ये इनपुट की वैल्यू चेंज हो तो हमारे इस स्टेट के अंदर सेट हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉल करते हैं ऑन चेंज। ये एक इवेंट है जो कब कॉल होगी, जब भी हमारी यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। मतलब हमने जे टाइप किया, ई टाइप किया, ई टाइप किया, वी टाइप किया, ए किया, तो जब भी ये इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है उसके कॉल होने पे रिएक्ट कॉल करेगा ऑन चेंज फंक्शन को। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपली चलते हैं अब यहाँ पे और ऑन चेंज में हम ऐड करेंगे एक फंक्शन जिसको हम दे देते हैं नाम हैंडल चेंज। ठीक है, तो ये फंक्शन अभी हमारा डिफाइंड नहीं है, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो हम करते हैं कॉन्स्ट हैंडल चेंज। इसके अंदर हमारे पास आर्गूमेंट आएगा इवेंट, जो मैंने आपको कहा था कि ऑन क्लिक में भी आता है और इसमें भी इवेंट आएगा। हम यहाँ पे करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को कंसोल लॉग। ठीक है, तो कंसोल पे चलते हैं, रिमूव दिस एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, यू कैन सी है जो भी कुछ आप टाइप करोगे ईच की स्ट्रोक पे यहाँ पे कंसोल लॉग हो रही है वो वैल्यू। तो स्टेट में कैसे वैल्यू सेट करते हैं, तो यही वैल्यू हम सेट कर देंगे स्टेट में। तो सेट यूजर्स ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यू विल सी कि हमारे पास जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे टाइप हो रहा है स्टेट के अंदर। व्हाट इफ़ आई वांट कि हमारे पास जो कुछ इनिशियल वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक जीवन नाम का वैल्यू होना चाहिए, वो चीज़ ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी देखोगे आप रिफ्रेश करके नहीं आएगा यहाँ पे, आपको अपने इनपुट में मैप करना पड़ेगा वैल्यू नाम की, और उस वैल्यू में आप पास कर सकते हो कोई भी वेरिएबल या फिर कुछ भी डायरेक्ट वैल्यू। यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट हमने पास कर दिया है। तो इस तरीके से अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जीवन आ चुका है, देख सकते हो आप। तो अभी हमें ये ऐड नहीं करना है, सिंपली मैं आपको दिखाने के लिए किया था। तो अब क्या होगा कि जब भी आप की स्ट्रोक करोगे लाइक G1 करके, तब जाके यहाँ पे वैल्यूज़ भी चेंज हो रही है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये है सिंपल सा ऑन चेंज इनपुट का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे इस फॉर्म की वैल्यू को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए हमारे पास फॉर्म के अंदर एक इवेंट होता है ऑन सबमिट। जिस तरह से हमारे पास एक ऑन चेंज इवेंट
इनपुट को चेंज करने के लिए उसी तरह से हमारे पास फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक ऑन सबमिट इवेंट है। इसका भी हम नाम देते हैं हैंडल सबमिट। तो दिस इज़ बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन कि जब भी आप किसी इवेंट लाइक ऑन चेंज, ऑन सबमिट, क्लिक को कॉल करते हो, उसमें आप सिंपली ऑन की जगह पे हैंडल रख दो। इस तरह से वो सोचना नहीं पड़ेगा कि नाम क्या रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा कॉन्स्ट हैंडल सबमिट और हमारे पास इवेंट नाम की एक आर्गुमेंट आएगी और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारी स्टेट की करंट वैल्यू है उसे हम कर देंगे लॉग, कंसोल लॉग यूज। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पहले, फिर हम टाइप करते हैं G1 को और एंटर करते हैं फाइंड, और हमारा पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, ठीक है। यू कैन सी हियर URL में भी कुछ वैल्यू आ चुकी है जिससे हम यहाँ से हटाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। फिर से हम ट्राई करते हैं ऐड करने का, जैसे कि मैं G1 करता हूँ एंड एंटर किया, कैन सी हियर पेज रिफ्रेश हो जा रहा है और URL में अपेंड हो रहा है, जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है हमारे फॉर्म सबमिट का। बट व्हाट इफ वी वांट कि इसको जो हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसको प्रिवेंट करना है। तो हमारे पास एक फंक्शन है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये कॉल करने के बाद मैं फिर से इस पेज को सिंपली रिफ्रेश करता हूँ। नाउ आई वांट टू ऐड G1 मिश्रा एंड कंटिन्यू। जैसे मैंने एंटर दबाया, यू कैन सी हियर अब पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है और सिंपली हमारा कंसोल लॉग जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं हुआ इसलिए कंसोल लॉग हटा नहीं है, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया और कंसोल लॉग हो चुका है, व्हाट आई वांट कि हमारा जो स्टेट की वैल्यू इसको दोबारा रिसेट कर दें। अगर मैं यहाँ पे फिर से एंटर दबाता हूँ तो लग हुआ और हमारी स्टेट की वैल्यू रिसेट हो चुकी है। इसी वैल्यू को आप API में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सिंपली हम अपने पेज में, और अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू टाइप नहीं करता हूँ और मैं एंटर दबाता हूँ तो कैन सी जितनी बार एंटर दबाऊंगा वहाँ पे कंसोल लॉग हो रहा है। तो यहाँ पे एक वैलिडेशन हो जाएगी कि कम से कम 3 कैरेक्टर यूज़र नेम में होना चाहिए, ठीक है। उस वैलिडेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक और हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एरर नाम का स्टेट और सेट एरर, जो बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा। जब भी हमारे पास सबमिट होगा तो व्हाट वी विल डू, इफ़ यूज़र डॉट लेंथ इज़ लेस देन 3 तो सेट एरर कर दे यूज़र नेम इज़ टू शॉर्ट। जब भी हमने यहाँ पे एरर को सेट किया तो वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, इस एरर के अंदर, और सिंपली उस एरर को कहाँ पे दिखा देना है, टेबल के ऊपर में। कंडीशनली हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे एरर है तो कंडीशनली हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे P टैग को, और यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं स्टाइल, और स्टाइल क्या होगा हमारे पास, सिंपली कलर इज़ रेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टाइल ऐड कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे एंटर दबाते हैं, कंसीडर यूजर नेम इज़ टू शॉर्ट, अगर मैं AB ऐड करता हूँ अगेन वही एरर। अगर मैं यहाँ पे ABCD ऐड करता हूँ यू कैन सी हियर कोई एरर तो नहीं है बट इट इज़ स्टिल शोइंग दैट एरर। इसको फिक्स करते हैं, तो जब भी कोई नया स्ट्रोक कोई प्रेस करेगा तो हम एरर को रिसेट कर देंगे, ठीक है, ऑन चेंज के अंदर। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर हमारे पास A दबा के एंटर किया तो एरर आया, फिर B दबाया तो एरर गायब, फिर C दबाया एंटर किया, 3 कैरेक्टर हो चुके हैं तो एरर नहीं आ रहा है। तो ये है हमारा फॉर्म वैलिडेशन। इसी तरीके से आप फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हो सभी फील्ड के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सिंपली बेसिक एग्जांपल देखे फॉर्म के, अब इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। यूज़र नेम ऐड कर दिया, नाउ हम यहाँ पे एक बटन भी ऐड करते हैं सबमिट के लिए, और उसके साथ हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, लाइन ब्रेक। इसके बाद हम ऐड करते हैं सपोज को एक इनपुट पासवर्ड करके, इनपुट पासवर्ड ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे एक तरह का फील्ड और ऐड करेंगे, दैट इज़ आवर चेकबॉक्स। चेकबॉक्स ऐड करने के बाद वी विल ऐड सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एज वेल, सेलेक्ट एंटर सपोज करो। सिंपली यहाँ पे हम देंगे सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन, हमारे पास वैल्यू होगा मेल सपोज करो, M कॉपी, फीमेल में फीमेल। तो ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से सभी फॉर्म के इनपुट जो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट होंगे वो उसको कैसे हैंडल करना है। टेबल भी ऐड करते हैं, पासवर्ड के लिए आ जाएगा कुछ भी नहीं, फिर में टेबल है जेंडर, ठीक है ना। जो हमारा सबमिट है वो अगेन लाइन ब्रेक होगा, एक और ब्रेक कर देते हैं तो हमारा सबमिट आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली चलते हैं स्टेट में और स्टेट की वैल्यू को थोड़ा सा अपडेट करते हैं। तो अभी तक जो भी हमने स्टेट यूज़ किया, या तो वो क्या था, या तो वो नंबर था या फिर वो स्ट्रिंग था जो भी हमने देखा। बट सिर्फ स्ट्रिंग नहीं, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, नल सब कुछ हो सकता है।
तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, इसे हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ऐसा तरीका है जिसमें आप मल्टीपल की एंड वैल्यू को पेयर बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी हमारे इनपुट की फील्ड है उन सब के लिए अलग अगर वैल्यू कंटेन करनी है तो वो तरीका ऑब्जेक्ट में ही हो सकता है। जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, रिमेंबर, ठीक है, जो एक बूलियन होगा बाय डिफॉल्ट फॉल्स, और साथ में जेंडर क्या, ठीक है, सो जेंडर इज बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आ जाएगा एम्बेडेड स्ट्रिंग के लिए, तो ये है फाइन। तो ये चीज़ इसलिए किया मैंने, अगर आप देखो यहाँ पे, इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्टेट, लाइक यूज़र नेम के लिए एक अलग स्टेट हो जाएगा, फिर पासवर्ड के लिए अलग स्टेट हो जाएगा, फिर आपके रिमेंबर के लिए अलग स्टेट हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। या फिर एक तरीका ये होता है कि आप एक स्टेट बनाओ और वो ऑब्जेक्ट टाइप का है और उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये तरीका से क्या होगा कि हमारे पास हैंडल चेंज जो हमारा फंक्शन है उसे हम रीयूज़ कर पाएंगे सभी के लिए। तो हर जगह पे हम यूज़ क्या करेंगे, ऑन चेंज ही। पासवर्ड में भी हमने ऐड कर देना है ऑन चेंज, इनपुट चेकबॉक्स में भी ऑन चेंज ऐड कर, सेलेक्ट में भी हमने चेंज कर दिया ऑन चेंज, और बस हमारे पास 4 तरह के इनपुट है, यूज़र नेम, पासवर्ड, जेंडर और एक चेकबॉक्स। जेंडर मतलब वो सिलेक्ट था, ठीक है। अब क्या होगा, लेट मी ट्राई, अगर मैं यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ और मैं कुछ देख सकते हो आप, वैल्यू यूज़र नेम में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि जो वैल्यू हमने यहाँ पे पास की है इनपुट में वो यूज़र है, बट अब हमारे पास ऑब्जेक्ट चेंज हो चुकी है, तो क्या होगा, यूज़र डॉट यूज़र नेम, और ये सेम वैल्यू हमें ऐड करनी है एवरीवेयर। जो भी आपका इनपुट है उसमें आप वैल्यू प्रॉप्स ऐड करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज़र डॉट पासवर्ड। तो ये चेकबॉक्स है बेसिकली, इसमें एक वैल्यू नहीं आता है, चेकबॉक्स है तो चेक होगा या फिर अनचेक होगा। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है चेकड नाम, इंस्टेड ऑफ वैल्यू वी विल यूज़ चेकड फॉर चेकबॉक्स ओनली। ध्यान रखना आप एक चीज़, जब भी आप चेकबॉक्स बनाओ वहाँ पे वैल्यू नहीं, चेकड की प्रॉपर्टी आती है। तो यूज़र डॉट रिमेंबर, ठीक है, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, सेलेक्ट, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू ही होगी, तो यूज़र डॉट जेंडर, ओके। ना हम ट्राई करते हैं यहाँ पे यूज़र नेम को टाइप करने का, यू कैन सी हियर कि मैं यहाँ पे G1 ट्राई कर रहा हूँ टाइप करने का। पासवर्ड में कुछ ऐड करते हैं, चेक बॉक्स में हम, और सबमिट करते हैं। यू कैन सी हियर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल का आउटपुट आ जाए ब्लॉग में, क्यों? क्योंकि जो हमारा हैंडल चेंज का लॉजिक है वो गलत है, सिंपली सेट यूज़र को अपडेट कर दे रहे हैं। और जबकि सेट यूज़र एक स्ट्रिंग नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे हमारे पास एक तरीका निकालना पड़ेगा। वो तरीका क्या है, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कंसोल लॉग करो आप, इवेंट डॉट टारगेट, इसके अंदर आपके पास प्रॉपर्टीज़ होंगी लाइक नेम एंड वैल्यू। ये नेम और वैल्यू के बेस पे वी कैन डिसाइड कि इस पर्टिकुलर स्टेट की कौन सी की को अपडेट करना है किस वैल्यू से। जो नेम एंड वैल्यू है वो कहाँ से आएगा, इस भी पर्टिकुलर ऑन चेंज को आप कॉल करोगे, उस एलिमेंट का, करंट एलिमेंट का, उसका नेम और उसकी जो करंट वैल्यू है वो जाएगी। इसलिए आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने नेम जो यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे ऐड किया, या फिर यहाँ पे ऐड किया, फिर यहाँ पे ऐड किया, वही नेम मैंने स्टेट में भी रखा है। इससे ये होगा कि अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ यूज़फुल है मैप करने के लिए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग। हम यहाँ पे बना देंगे ऑब्जेक्ट, और हमारे पास नेम आ रहा है, नेम क्या है बेसिकली ई डॉट टारगेट डॉट नेम। तो सिंपली लेट्स डू दिस, हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट नेम एंड वैल्यू बना लेते हैं, और साथ में हम इसको क्या करेंगे, पास कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट। तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग हो गया। नेम में क्या सेट करेंगे, वैल्यू। यू कैन सी हियर, यहाँ पे अभी वार्निंग दे रहा है कि नेम इज़ डिक्लेयर बट वैल्यू इज़ नेवर यूज। क्यों? कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप जो भी चीज़ लिख दोगे वो उसकी की बन जाएगी, बट अगर आप चाहते हो कि की आप ये डायनेमिक हो तो आप उसे इस फॉर्मेट से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो की जगह पे आप जो भी नेम आएगा ऑन चेंज का वो यूज़ होगा। इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से समझ सकते हो। सपोज करो कि अगर यूज़र नेम को क्लिक किया है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास यूज़र नेम जीवन आ जाएगा। अगर पासवर्ड को क्लिक किया तो हमारे पास पासवर्ड और जो भी करंट वैल्यू वो आ जाएगी, पासवर्ड इसकी। इस तरीके से यहाँ पे हम स्टेट को सेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ करने के बाद यू विल सी कि एक प्रॉब्लम अभी भी रह जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ जीवन यहाँ पे ऐड करने का, ठीक है, पासवर्ड में मैंने पासवर्ड किया, और अगर मैं सबमिट करता हूँ
स्टिल सिर्फ और सिर्फ लास्ट चीज़ जो हमने अपडेट की है वही रह रहा है। क्यों? कि जब भी आप स्टेट को अपडेट कर रहे हो, प्रीवियस वैल्यू को लॉस्ट कर रहे हो, जो हम यहाँ पे नहीं चाहते। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे स्प्रेड करना पड़ेगा प्रीवियस डेटा को। प्रीवियस डेटा हमारे पास किस में है, यूज़र के अंदर, एंड देन ये नई की और वैल्यू को ऐड करना है। तो इस तरीके से अब हम परसिस्ट कर सकते हैं सभी वैल्यू। लेट मी रिफ्रेश इट। मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मैंने एक बार चेक कर दिया तो मैं इसे अनचेक नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ रही है, ऑन। बट हमें क्या करना है, चेकबॉक्स की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है, फिर फॉल्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, चेक्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फॉर दैट सिर्फ एक कंडीशन को चेंज करना है। यहाँ क्या होगा कि जब भी हमारे टाइप जो है, बेसिकली यहाँ पे हम अब एक्सपेक्ट करेंगे टारगेट से टाइप भी और साथ में चेक्ड प्रॉपर्टी भी। तो सिंपल से कंसेप्ट क्या है, इफ टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, तो क्या करना है, इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यू एज अ वैल्यू, जो भी आपकी की है आप क्या पास कर दो, चेक्ड। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो आप, या फिर इफ़ यू वांट इसको आप कमेंट कर दो और आप एक टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करके, अगर टाइप इज़ दिस तो चेक्ड पास करो, अदरवाइज वैल्यू। तो सेम चीज़ है जो आप यहाँ पर लिख रहे थे। जीवन करते पासवर्ड करता सब, एंड सबमिट करने के बाद अगर मैं दोबारा सबमिट करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे एरर आ रहा है, बट दिस वैल्यू इज़ नॉट रिसेटिंग। जो कि बेसिकली ये है कि यहाँ पे जब क्लियर कर रहे हैं तो हमें सिंपली उन सभी ऑब्जेक्ट को, इसको मैं फिर से फॉल्स कर दूँ, जेंडर है दैट टू विल, लेट मी रिफ्रेश इट। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ और सबमिट करता हूँ, वैल्यूज़ आर बीइंग रिसेट नाउ। जैसे मैं यहाँ पे जीवन ऐड किया और पास के पासवर्ड में चेक किया, सेलेक्ट किया और सबमिट किया, यू कैन सी हियर फिर से हमारा फॉर्म पे रिसेट हो चुका है। मतलब इस तरह से आप फॉर्म को हैंडल कर सकते हो। लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। तो अब हमारे पास चैप्टर 9 है, दैट इज़ नेटवर्क रिक्वेस्ट इन रिएक्ट। तो अभी तक हमने यूज़ किया है सिर्फ एक हुक, दैट इज़ यूज़ स्टेट। अब हमारे पास एक नया हुक आ जाएगा, दैट इज़ यूज़ इफेक्ट। तो क्या करेंगे हम, सिंपली लेट मी कमेंट दिस कोड जो भी अब तक हमने किया है इसके अंदर। तो सिंपली अभी हमारे पास एक एप्लीकेशन आ गया काउंटर करके, इसमें हमने यूज स्टेट यूज़ किया है। रिफ्रेश करते हैं, यूज स्टेट यूज़ किया और काउंटर बना दिया हमने। अभी हमें यूज़ करना है फेच करके। तो फेच करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या तरीका है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ इफेक्ट। ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट बेसिकली एक हुक है रिएक्ट के अंदर, जहाँ से आपने यूज स्टेट को इंपोर्ट किया है वहीं से आपको इंपोर्ट कर लेना है इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इस यूज इफेक्ट को हम सीखते हैं कि कैसे काम करता है। तो यूज इफेक्ट के भी कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। जैसे यूज इफेक्ट एक फंक्शन है जिसमें आपके पास एक, देख सकते हो आप, इफेक्ट फंक्शन है, ये कॉल बैक फंक्शन है, साथ में एक डिपेंडेंसी है। ठीक है, तब समझते हैं। तो पहले हम इस इफेक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं एंड देन इसके अंदर हम कुछ ऐड करते हैं, कंसोल लॉग कंपोनेंट डिड माउंट। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ है। मैं प्लस करता हूँ, यू विल सी हियर एवरी स्टेट चेंज पे वो फंक्शन स्टिल बीइंग कॉल्ड। क्योंकि यूज इफेक्ट में जो ये कॉल बैक फंक्शन है ये कब कब कॉल होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दूसरा आर्गूमेंट है, दैट इज डिपेंडेंसी एरे। अगर मैं इसे एम्पटी पास करता डिपेंडेंसी एरे को, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार कॉल होगा जब कंपोनेंट रेंडर होता है तब। ठीक है, नाउ यू कैन सी अगर मैं कितनी बार प्लस करूँगा तो वो चेंज नहीं हो रहा है। और अगर कोई भी डिपेंडेंसी एरे हम नहीं पास करते तो मतलब कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो ईच टाइम जब भी कंपोनेंट रेंडर होता है, मतलब जब भी ये ऐप कंपोनेंट रेंडर होगा, उतनी बार ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है वो कॉल होगा। ठीक है, ये हम डिपेंडेंसी एरे यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी पेज पे सपोज करो डेटा को फेच करते हो एपीआई से, उस टाइम पे यू हैव टू कॉल एपीआई ओनली वंस एंड देन रेंडर योर पेज। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं कोई एक एपीआई, हम इस एपीआई को हम यूज़ कर सकते हैं कॉल करने के लिए, और जब ये डेटा अवेलेबल होगा तो यहाँ पे पोकेमोन का नेम हमें यहाँ पे रेंडर कराना है। ठीक है, हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं। हमारे पास सिंपली क्या है, एक फेच करके फंक्शन है, वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे एंड देन हम पास करेंगे ये एपीआई का पाथ, और उसके बाद रिक्वेस्ट आर्गूमेंट उसमें हम क्या ऐड करेंगे, मेथड। हमारी मेथड क्या है, गेट मेथड, और साथ में
हम यूज़ करेंगे डॉट देन। जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे डेटा को, और उस डेटा में से भी हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट्स। तो लेट मी रिफ्रेश इट एंड यू कैन सी हियर कि हमारे पास एरे आ चुका है, इसके अंदर हमारे पास पोकेमोन का नेम एंड यूआरएल है। दैट इज़ ग्रेट। बट आई वांट कि हमारे पास एक स्टेट हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्ट पोकेमोन का एक स्टेट बना लेते हैं, सेट पोकेमोन। हम यहाँ पे जब भी हमारे पास रिजल्ट आएगा तो हम सेट पोकेमोन करेंगे डाटा रिजल्ट, और इस पोकेमोन की हेल्प से सभी पोकेमोन को मैप करके रेंडर करेंगे, एज यू नो, ठीक है। तो हम करेंगे पोकेमोन h1 टैग में एंड देन पोकेमोन के ऊपर से मैप, और जो भी हमारा पोकेमोन है उसका नाम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं h3 के अंदर। लेट मी ऐड सम स्टाइलिंग, तो हम सिंपली एक डिव बना देंगे जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग की जगह पे हम कर देंगे p टैग, और स्टाइल यूज़ कर लेंगे यहाँ पे इनलाइन स्टाइल, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, एंटर, जस्टिफाई, एंटर, यू कैन सी हियर। और सारे पोकेमोन इस तरह से बस दिख रहे हैं इस टाइम। फाइन, अब क्या हो रहा है, सिंपली हमारे पास डेटा फेच कर रहे हैं हम कहाँ से, सर्वर से। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, यूज इफेक्ट। लेट्स सपोज वी वांट सेव कॉलिंग ओनली व्हेन, जब हम एक बटन को क्लिक करें। इधर का क्या था, सिंपली हमारे पास कि हमारे पास यूज इफेक्ट तब कॉल होता है जब हम डिपेंडेंसी आरे पास करते हैं, जब हमारे कंपोनेंट माउंट हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन बना देंगे फेच द डेटा। इसके बाद इसके लिए हमें एक और स्टेट बनाना पड़ेगा, शुड फेच, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ़ शुड फेच, तभी जाके हमारी डेटा फेचिंग हो, नहीं तो नहीं हो। जो भी हमारा ये लॉजिक है डेटा फेचिंग की, फेच वाली, उसको हम इस कंडीशन में ऐड कर देंगे। तो ओके, और फिर हमारी वैल्यू कब ये सेट होगी, शुड फेच ट्रू, जब हम यहाँ पे इस फेच को कॉल करेंगे। सो हम करेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक, और सिंपली इसके कॉल बैक पे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे ट्रू, ठीक है। और जब हमारे पे कॉलिंग डन हो जाएगा यहाँ पे, तो डॉट देन के बाद हम करेंगे डॉट फाइनली, और हमारा सेट शुड फैच को फिर से फॉल्स, मतलब जब जब इस पर कॉल होगा तब तब हमारा API कॉलिंग कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो लेट मी रिफ्रेश इट एंड यू कैन सी हियर पोकेमोन कॉल नहीं हुआ है, कॉल जो पहले होता था। मैं फैच पे क्लिक किया, स्टिल इट इज़ नॉट कॉलिंग। क्यों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यूज इफेक्ट अगर आप डिपेंडेंसी जो पास करोगे, अगर एम्पटी है तो वो सिर्फ एक बार कॉल बैक को कॉल करेगा, क्योंकि डिपेंडेंसी एम्पटी। अगर हम चाहते हैं इसको कॉल करने का बेस्ड ऑन सम स्टेट, तो या फिर किसी वैल्यू के चेंज होने पे, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर रहे हैं शुड फेच, उस वैल्यू को एज अ डिपेंडेंसी पास करना होगा। अब क्या होगा, जो भी ये कॉल बैक फंक्शन है वो वॉच करेगा कि अगर ये वैल्यू चेंज होती है तब जाके इस कॉल बैक को दोबारा रन करो, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस नाउ, लेट मी रिफ्रेश इट। बाई डिफ़ॉल्ट नहीं कॉल हुआ, क्लिक किया, कॉल हो गया, और देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। मैं क्लियर करता हूँ और फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से कॉल होगा। नेटवर्क टैब में देख सकते हो आप, क्लियर किया मैंने, फेच, कंसीयर, इट वॉज फेच्ड अगेन। तो बस डेटा फेचिंग भी हो चुकी है हमारी। तो बस इसी के साथ हमारा जो बेसिक रिएक्ट है वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और अगर आपको रिएक्ट एडवांस चीज़ें जाननी है तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, और भी वीडियोज़ मैंने ऐड कर रखे हैं, टेक्स्ट कुछ बना रखे हैं जो बना सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर ट्राई करूँगा और वीडियोस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का। थैंक्स वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।